हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर अपन एरर प्रूफ की जो अपनी डाउट डिस्कशन की सीरीज है उसके आर्टिकल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी भाई इस वीडियो में डिले के लिए, लेकिन मुझे लगता है जो मेरे से टच में बने हुए हैं, चैनल से टच में बने हुए हैं, वो समझ पा रहे होंगे वो डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि सुबह वाला जो टाइम था उस पर अपन ने अपने चैनल पर एक नया फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है ना। जो पेड क्लासेज जैसे थी वो तो वैसे की वैसे, उसके अलावा सुबह वाला टाइम अपना बढ़ गया, उसके अलावा रात को भी अब क्लासेस बढ़ गई। आपने देखा होगा अब मेरी अलग अलग चैनल्स पे भी क्लास हो रही है, तो उसके चलते भाई टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज ये थर्सडे फ्राइडे वैसे मेरी छुट्टी होती है, लेकिन इसको भी मैंने सोचा चलो इस बार अब और डिले नहीं करूँगा भाई, आज शूट करूँगा, है ना। अब ये शाम के 6 के करीब हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने शूट शुरू कर दिया। अब देखते हैं रात को कितने बजे तक ये निपटता है, लेकिन मैं ये वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको एग्जाम से पहले पहले इस बुक के मैक्सिमम चैप्टर आपके कवर कर दूँ मैं। ठीक है, चलो आ जाओ। वीडियो शुरू करने से पहले एक दो छोटी छोटी फिर से जानकारियां। एक तो भाई अपनी जो एरर प्रो वोकैब प्रो बुक्स हैं भाई, ये दोनों अब अमेजोन पे नहीं मिलती है। मैंने वीडियो बना के भी बता दिया था, टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाल दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच क्यों नहीं रही। जब भी मैं क्लास लेता हूँ, कोई फ्री क्लास लूँ पेड क्लास लूँ, हर क्लास के अंदर तीन चार बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं कि सर अमेजोन पे अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो भाई अब ये कोरियर से भेजी जाती हैं। आप YouTube पे सर्च करेंगे एरर प्रो अमन वशिष्ठ, आपको एक 12 मिनट की वीडियो आ जाएगा, सब बताया उसमें, बुक्स में क्या है, क्या कंटेंट है, कैसे ऑर्डर कर सकते हो, सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हैं। तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा भाई। और एक जिनको नहीं पता है, अपने इसी चैनल के ऊपर अपन ने एक नया फ्री कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। कई बार क्या होता है, हमने किसी क्वेश्चन में कोई एक आंसर मार्क कर दिया होता है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर कोई और भी कॉन्सेप्ट था। मान लीजिए कि आपने बुक वाला आंसर रट लिया, दो क्वेश्चन के इसके अंदर आंसर भी गलत है। हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन भाई हो ही जाते हैं, कोई भी बुक ले लेना, 1-2% का मार्जिन ऑफ एरर होता है, अपनी में उससे कम ही है। ठीक है, तो वो वाले भी आपको पता चल जाएंगे। और जो बच्चे इन वीडियोस को प्रैक्टिस बैचेस की तरह यूज करते हैं, भाई आप लोग भी जैसे मैं क्वेश्चन पे आऊं, एकदम से पॉज कर देना, अपना आंसर सोचना, और उसके बाद फिर जब मैं आंसर बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस बैच की तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए शुरुआत करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जी डाउट में क्वेश्चन नंबर 2। यार आर्टिकल चैप्टर में आपने देखा होगा जो क्लास से रिलेटेड डाउट थे, जो मतलब बेसिकली आपको क्लास में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स पे जो डाउट थे, वो आपके सारे हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। आपके जो डाउट आए मेनली वो वाले आए जिसके अंदर लिखा हुआ है ये ऐसे यूज होता है, मतलब बेसिकली ईडियमेटिक एक्सप्रेशन है। और भाई इसके अंदर देखो, मैं भी आपकी कोई खास हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ें पता चलती हैं रीडिंग से। लेकिन हाँ, इसमें आपकी मदद ये कर सकता हूँ। मान लो जैसे आपको नहीं पता, आपको मान लीजिए कि इसके अंदर जो बात है वो आपको नहीं पता, तो एक बार आपने बुक के अंदर पढ़ ली वो बात, एक बार मैं अभी बोल दूंगा। साथ में मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ देखो जो भी ऐसे एक्सप्रेशन है उनका डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, ताकि वो बात अपनी 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए, है ना। तो बेसिकली क्या है, कोई ये वोकैब वाली जो चीज़ें होती हैं, जो भी ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो ऐसे यूज होता है। उसको याद करने का तरीका क्या होता है, रिवीजन। एक बार जब आपने सॉल्व किया तब हो गया, एक बार मैं बोल दूंगा, एक बार इसके साथ आपको सेंटेंस और भी दिखा दूंगा, तो उससे अपने को वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे पहला वाला सेंटेंस था, इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड दैट द पोएट प्रीचेस सम मोरल इम्प्लिसिटी। अंत में ये कहा जा सकता है, अंत में ये सीधा सीधा कहा जा सकता है कि पोएट ने प्रीच करी सम मोरल इम्प्लिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि जो फ्रेज है वो सही फ्रेज इन द कंक्लूजन नहीं है, इन कंक्लूजन है। फाइनली इसका मतलब होता है, आओ मैं आपको ऑक्सफोर्ड का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये जानबूझ के मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लिया। OALD का मतलब है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, बोल्ड करके इसने लिखा हुआ इन कंक्लूजन। जब फाइनली मतलब देना होता है, जब फाइनली मतलब देना होता है, तो अपन जो फ्रेज यूज करते हैं वो इन कंक्लूजन होता है, ना कि इन द कंक्लूजन। कुछ आ रही है बात समझ में। आई वुड लाइक टू थैंक, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू थैंक, कि अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अब डॉट 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 का मतलब आगे सेंटेंस आप बना सकते हो। जब भी आपको कहना होता है ना फाइनली, अंत में, इन द एंड वाला मीनिंग देना होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करिएगा इन द कंक्लूजन, नहीं इन कंक्लूजन। ठीक है, इन द एंड, जब हम एंड बोलते हैं तो इन द एंड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इन कंक्लूजन बोलेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा इसको। इस पे आ जाइए जरा। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। बहुत धाकड़ कॉन्सेप्ट है, मजेदार। आओ सुनो जरा, इसको करने से पहले एक मैं आपको सेंटेंस कराता हूँ, देखिए जरा। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर। दूसरा सेंटेंस, ही इज
या मैं इसके अंदर ना आपको दोनों ऑप्शन दे देता हूँ, अ भी दे देता हूँ और द भी दे देता हूँ। उसी से कॉन्सेप्ट है बेसिकली, उसी से कॉन्सेप्ट है। और ये वीडियो ना अगर मैं कभी लिखने लग जाऊं आपको स्लो लगे तो 2x स्पीड पे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ही इज ए स्लैश द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन आर टीम। अब थोड़ा समझिएगा जरा, ही इज अ या द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर और ही इज अ स्लैश द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन अ टीम। अब अगर जो रट्टे वाले बच्चे उन्होंने तो देखो मैक्सिमम इतना पढ़ रखा होगा, सुपरलेटिव डिग्री आए मोस्ट लिखा हुआ है तो द आएगा, है ना। लेकिन इसमें लोचा है, जब आप डिक्शनरी में मोस्ट को टाइप करेंगे, जब आप डिक्शनरी में मोस्ट को टाइप करेंगे तो आपको उसका एक यूज दिखेगा, अ मोस्ट एक वर्ड करके आपको दे रखा होगा कि मोस्ट से पहले जब अपन अ लगा के यूज में लेते हैं तो इसका मतलब होता है वेरी। मोस्ट का एक मतलब वेरी भी होता है, मोस्ट का मतलब एक वेरी भी होता है, जरूरी नहीं कि मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री हो, मोस्ट का मतलब एक वेरी भी निकलता है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, कब द मोस्ट लगाएंगे कब अ मोस्ट लगाएंगे। देखिए समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक टैलेंटेड प्लेयर है, अगर आप द मोस्ट लगा दोगे तो इसका मतलब सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। किन से तुलना हो रही है, कुछ क्लियर हो रहा है। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन आर कंट्री, इन आर टीम, इन दिस टीम, इन आर सोसाइटी। कुछ तो लिखना है यार, किन से तुलना कर रहा है, कुछ बता तो सही। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है हमारी टीम में, यानी टीम के बाकी प्लेयर से उसकी तुलना हो रही है, तो यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है। यहाँ पे आएगा बच्चे द मोस्ट टैलेंटेड। लेकिन ये जो ऊपर वाला है इसमें कुछ नहीं दे रखा किससे तुलना हो रही है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगानी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है। मुझे तो यहाँ केवल और केवल क्या करना है, इसके बारे में कुछ बताना है, यानी यहाँ पे अ वेरी वाला मीनिंग देना है, तो यहाँ पे आएगा अ मोस्ट। सुनने बोलने में आपको बहुत अजीब लगेगा, इसीलिए एरर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 20 समथिंग है, उसमें टाइप मतलब आंसर गलत टाइप हो गया, उसमें द मोस्ट करके कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया, दोनों में अ मोस्ट आएगा, दोनों में अ मोस्ट आएगा। वो भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा अभी डाउट के अंदर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक जगह आंसर कुछ दे दिया, एक जगह आंसर कुछ दे दिया, टाइप हो गया गलत, तो दोनों जगह ऑलमोस्ट ही आएगा। अभी मैं उसको भी आगे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है जी। आइए जरा, ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट कि भैया अ मोस्ट का मतलब होता है वेरी और द मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री वाला, है ना, कि सबसे ज्यादा। तो द मोस्ट तब लगाते हैं जब आगे कोई ऐसा हिंट दे रखा हो जिससे पता चल जाए कि इसकी इनसे तुलना करनी है, ठीक है। और अगर कोई हिंट ना दे रखा हो, अ वेरी वाला मीनिंग देना हो, तो फिर अ मोस्ट का यूज किया करो, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़िए। He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. अब यहाँ पे दो जगह आपके डाउट आ सकते हैं, एक तो न्यूज़ वाला कि न्यूज़ से पहले अ क्यों हट गया, न्यूज़ में क्या दिक्कत है, ये नाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो रहा हो, है ना। कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर की तरह से यूज़ किए जाते हैं, कुछ याद आ रहा है। उसके अंदर न्यूज़ वर्ड मैंने लिखा था क्योंकि लास्ट में सारा प्लूरल लगता है, लेकिन उसके लॉजिक में क्या बताया था कि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज़ होता है। कुछ याद आया। हाँ जी, एक न्यूज़ सुन लो तो भी न्यूज़ है, 10 न्यूज़ सुन लो तो भी न्यूज़ है। न्यू जैसा कोई वर्ड मतलब न्यू होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह से यूज़ होता है, या तो यहाँ पे आप ही हटा दो, ही गेव हिम वेरी बैड न्यूज़ कर दो, और अगर एक ही कहना है तो फिर अ वेरी बैड पीस ऑफ न्यूज़ कर देना। अ पीस ऑफ वेरी बैड न्यूज़ या फिर अ वेरी बैड पीस ऑफ न्यूज़ कर दो, ठीक है। अ पीस ऑफ वेरी बैड न्यूज़, अ पीस ऑफ वेरी बैड न्यूज़, ऐसे करके कर दो। अगर आपको एक वाला ही मीनिंग देना है तो आप ऐसे पीस लगा के यूज में ले लिया करो। क्लैरिटी आ गई। अब दूसरा डाउट आपको यहाँ पे आ सकता है। अब अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइन और द फ्रेंड ऑफ मी वाला, कुछ याद आ रहा है। अ फ्रेंड ऑफ माइन और द फ्रेंड ऑफ मी वाला, ये हिज आपको यहाँ पे पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा हिज सिर्फ एडजेक्टिव नहीं, हिज प्रोनाउन भी होता है। कुछ याद आ रहा है। हिज का मतलब यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है, उसके दोस्तों में से एक दोस्त। ये हिज यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, हिज यहाँ पर प्रोनाउन है और इसका मतलब है हिज फ्रेंड्स। जैसे माइन का मतलब, जैसे यहाँ पे आप लिखते हो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसमें माइन का मतलब क्या हो जाता है, माई फ्रेंड्स मतलब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हाँ जी, सेम वैसे ही यहाँ पे हिज का मतलब है हिज फ्रेंड्स, हिज यहाँ पे प्रोनाउन की तरह से काम करा और इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, ठीक है।
ये वाली बात सुनते ही ऐसे लगा होगा, अरे यार भाई तेरे को कैसे पता चल गया डाउट आएगा। अरे कभी मैंने भी तो तैयारी करी होगी, और जब मैं किसी सेंटेंस को देखता हूँ तो मैं टीचर की नज़र के अलावा स्टूडेंट की नज़र से भी देखता हूँ कि वो जब पढ़ेगा तो उसको कहाँ पे दिक्कत आने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। द ब्लास्ट डीरेल्ड द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल बट इन ए ईयर। अब यहाँ पे इसमें दिक्कत है, पढ़ने सुनने में आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे एन ईयर ही तो होना चाहिए, आपने कहा था आवाज से मतलब होता है ई की आवाज आ रही है, वोवल साउंड आ रही है ना, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ईयर। ईयर आप इसको डिक्शनरी में टाइप करके देखेंगे तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन आएगी वो य से आएगी, य ईयर ईयर ऐसे। हम इसको ईयर ईयर पढ़ते हैं लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो य से है, इसीलिए इसके साथ बच्चे एन नहीं ए आता है। सुनने बोलने में फिर से वही आपको अजीब लगेगा इसलिए एरर आएगा। ईजी है वैसे ये, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो ईजी है। चलिए नेक्स्ट पाइए। ये वाला था वो सेंटेंस जो मैं आपको कह रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 24 ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 और 24 ऑलमोस्ट सेम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको स्टडी करना है। किस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है यार? इस एक्सरसाइज में से सबसे इंपॉर्टेंट है, इस नोटबुक में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ तो लिख, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी वेरी इंपॉर्टेंट वाला मीनिंग देना है। अगर वेरी इंपॉर्टेंट वाला मीनिंग देना है तो यहाँ पे दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यूज करना चाहिए था। क्लियर हो गया? 4 और 24 में से एक जगह पे द मोस्ट करके आंसर दे दिया है, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों जगह अ मोस्ट ही आएगा। द मोस्ट कब लगाते हैं? अगर आगे दिया होता, अगर लिखा होता दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन दिस बुक या ऑफ दिस क्लास, कुछ ना कुछ अगर ऐसे दिया होता ये अच्छा ये क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भैया ये वाला है, इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये वाला है, तो उस लेसन की तुलना होती बाकी सबसे, तब अपन द मोस्ट लगाते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए अ मोस्ट से यानी वेरी वाले मीनिंग से बनाएंगे। नेक्स्ट भाई। द किंग जून कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंडन टुडे फॉर अ 3-day विजिट। अब इसमें गेम है अपना केस इन अपोजिशन का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसे सेंटेंस कराए हुए, ठीक है। नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे आपने क्या कर दिया, हैज़ लॉन्च्ड दिस स्कीम या लॉन्च दिस स्कीम, ऐसे कुछ भी करके विल विजिट करे, कुछ भी लगा दूं जो मेरा मन करे, आगे सेंटेंस कुछ भी हो। अब बात ये है कि ये है इसमें सब्जेक्ट, नरेंद्र मोदी, ये क्या बन गए, ये हो गया जी सब्जेक्ट, ठीक है। और ये वाला जो इतना पार्ट होता है इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन, ये कहलाता है केस इन अपोजिशन। ये बेसिकली एक नाउन का स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे नाउन का डिस्क्रिप्शन करके बनता है। कुछ आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, द किंग ऑफ स्पेन जून कार्लोस, अब ये नाम है, ये वाला तो है नाम, और ये किंग ऑफ स्पेन ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इसने स्ट्रक्चर देखो क्या बना दिया, किंग यहाँ पे लिख दिया, स्पेन यहाँ पे लिख दिया, जून कार्लोस यहाँ पे लिख दिया, तो गड़बड़ कर दी। ये ऐसा होना चाहिए था जून कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है बेसिकली। इसमें आर्टिकल चैप्टर को ना कह के अगर इसका नाउन चैप्टर से एरर, नाउन चैप्टर का एरर आप इसको समझ सकते हो, केस इन अपोजिशन का स्ट्रक्चर की गलती है एक्चुअली ये, कि होना क्या चाहिए था, पहले लिखते जून कार्लोस और फिर उनको डिफाइन करते कि द किंग ऑफ स्पेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर जाइए। द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। अब यहाँ पे द अदर का मीनिंग समझिए। जब भी दो चीज़ों की बात हो रही होती है और दूसरे मतलब दो चीज़ों की बात करनी हो और एक की बात हो चुकी हो, सेकंड को जब रेफर करते हैं तो वो चीज़ अपने आप स्पेसिफिक हो जाती है, उसको द लगा के आप रेफर करोगे। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं कहूँ आई हैव 2 पेट्स, मेरे पास 2 पालतू जानवर है, वन इज अ डॉग, अब क्या लिखूं, अदर इज ए कैट कि द अदर इज ए कैट। ऑब्वियस बात है, अगर दो ही चीजें, दो में से एक का जिक्र कर चुके हो, अब दूसरी वाली का जिक्र करना है तो क्या कहोगे, द अदर। आई हैव 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश, आई हैव 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश, वन इज एरर प्रो एंड द अदर इज वोकैब प्रो। कुछ आ रही है बात समझ में? देख रहे हो प्रचार। तो जब दो चीज़ों की बात करनी हो और उसमें से एक चीज़ का जिक्र हो चुका हो और दूसरी चीज़ की बात करनी हो तो वहां पे अपन किसका यूज करते हैं, द अदर का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रचार का आलम यह है बच्चे कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से पढ़ते हैं, मेरे से पेड क्लासेस में पढ़ते हैं, फ्री क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको ही नहीं पता है कि मेरी किताब कहाँ मिलती है, ठीक है।
और बच्चे आपने देखा होगा, चाहे मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो देखी हो, मेरे चैनल पे देखी हो, कहीं पे भी देखी हो, मैंने अपनी किताब से पहले नाम लिखे हैं सब फेमस किताबों के। कोई भी और पूरे यूट्यूब पे पूरे पूरे आप कहीं भी मुझे एक भी ऐसा टीचर दिखा दीजिए जिसकी खुद की बुक आती हो और उसने बोर्ड पे कभी जिंदगी में किसी दूसरी किताब का नाम तक लिख दिया हो। तो बच्चे समझिए, मैं बेसिकली उसके पीछे का अपनी जो फिलॉसफी है वो बता देता हूँ 1 मिनट लेके। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक बिल्कुल सिंपल सा फैक्टर है, मुझे अंदर से पता है कि मेरी किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे अंदर से पता है कि प्रैक्टिस के लिए अगर XYZ किताब लोग लेंगे, उसमें एरर ढूंढने के लिए, एरर प्रैक्टिस के लिए, उससे किताब ये मेरी एरर पर बहुत अच्छी है। वो कैब के लिए कोई XYZ अगर किताब लेंगे तो उससे मेरी ये किताब बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि मान लीजिए कि आपने एक किताब फेमस है या आपने एक वो भी अच्छी किताबें आपने वो ले रखी है और मैं आपका ब्रेन वॉश करके आपके दोबारा 400-500 रुपये टिकवा दूं। बस इतना मेरा मेन रीजन है कि भैया ये भी किताब अच्छी है, वो भी किताब अच्छी है, जिसने कोई नहीं ली है वो ये वाली ले लो। लेकिन अगर आप वो किताब पहले ले चुके हो तो बिना मतलब 500 रुपये इस पे खर्च ना हो किसी ऐसे बच्चे के जिस फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी वीक है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो 500 रुपये कैसे जुगाड़ करेगा। इसलिए बस मैं अपनी किताब से ऊपर बाकी किताबों का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कंटेंट वाइज जिन्होंने ली है उनको पता होगा, और जिन्होंने ले रखी है अपना थोड़ा फीडबैक वगैरह दे दिया करो, चाहे कमेंट्स में कोरा वोरा पे लिख के, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको अच्छा लगे, वर्दी लगे तो बना देना, जैसे आपको ठीक लगे। आइए, योर मोटिवेशनल स्पीच हैज़ हैड द ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑफ माई ऑन माई स्टूडेंट्स। तुम्हारी जो मोटिवेशनल स्पीच थी ना, मान लो कि मैं कोई कोचिंग चलाता हूँ, वहाँ पे मैंने एक लड़के को बुलाया जो पहले सिलेक्ट हुआ हुआ था। ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हारी जो मोटिवेशनल स्पीच थी ना, उसने उसने एक बहुत ही ट्रिमेंडस इफेक्ट डाला मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर, ये कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जरा देखने की कोशिश करिए, इफेक्ट है नाउन और ये ट्रिमेंडस है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, इफेक्ट है नाउन, ट्रिमेंडस है इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और यहाँ पे मैंने द आर्टिकल का यूज किया हुआ है। अब जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर का स्क्रीनशॉट है इफेक्ट नाउन के लिए। ये काउंटेबल भी कभी यूज करते हैं, कभी अनकाउंटेबल भी यूज करते हैं, है ना। जनरली आप इसको देखोगे काउंटेबल की तरह से यूज होता हुआ, जैसे इफेक्ट्स आपको प्लूरल किया जा सकता है, काउंटेबल है तभी इसका प्लूरल कर रहे हो, हाँ कि ना। द इफेक्ट ऑफ हीट, अच्छा, और इफेक्ट्स यहाँ पे प्लूरल कर रखा है। और यहाँ पे जो अपने रिलेटेड, जो अपने सेंटेंस से संबंधित सेंटेंस था, वो देखो ये वाला रहा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट। उनका एक एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, हिंदी में भी बोलोगे तो एक बोलोगे इसके आगे, एक ट्रिमेंडस इफेक्ट आया, एक एडवर्स इफेक्ट आया, एक विपरीत इफेक्ट आया। यहाँ पे इस वाले मीनिंग के अंदर आप इसको काउंटेबल की तरह से यूज करते हो, और तुम्हें पता है कि पहले कोई इस इफेक्ट का जिक्र तो हुआ नहीं है, कि पहले मैंने बताया कि वो वाला जो इफेक्ट आया था, ऐसा कुछ तो है नहीं। सीधा इंट्रोड्यूस करो कि तुम्हारी जो मोटिवेशनल स्पीच थी उसका यार बहुत अच्छा, उसका एक बहुत ही ट्रिमेंडस इफेक्ट आया, ये कहना चाह रहे हो। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, स्पेसिफिक करना नहीं है ना। तो यहाँ पे अ ट्रिमेंडस इफेक्ट का अपन यूज लेंगे। क्लियर हो गया, नेक्स्ट बात। द एंशियंट्स कंसीडर दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, द पुअर माने गरीब लोग, द रिच माने अमीर लोग, हाँ के ना। द प्लस में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लगा के, द प्लस में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लगा के अपन क्या बनाते हैं, कॉमन प्लूरल नाउन बना लेते हैं। अब ये एंशियंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। मुझे यहाँ पे नाउन बनाने की जरूरत थी, या तो लिखते द एंशियंट पीपल, या तो ऐसे लिख लेते। लेकिन अगर कुछ नहीं लिख रखा, अब तुम क्या कर रहे हो, पहली बात तो एंशियंट एडजेक्टिव के अंदर ना एस लगा रहे हो, दूसरी बात उसके साथ एन आर्टिकल भी यूज कर रहे हो, बनाना तुम्हें सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द एंशियंट यूज कर लो या द एंशियंट पीपल यूज कर लो, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर लो जो सब्जेक्ट की तरह से काम कर पाए। ठीक है, इसमें बताइए जरा, इसमें आपको क्या लगता है, कैसे सही होगा ये। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू द वोटिंग। हर सिटीजन एंटाइटल टू है, बेसिकली उसके पास राइट है ये काम करने का, क्या काम करने का, वोट करने का राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, वोट एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है ना। वोट जो आप मत देते हो वो नाउन होता है, और वोट देना, ही वोटेड फॉर दिस पार्टी, तो यहाँ पे वोट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये आपने जो वोटिंग बना रखा है, ये क्या बना रखा है, टू प्रीपोजिशन है, एंटाइटल टू समथिंग।
अब यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, नाउन बनाना चाहते हो, यानी आपने इस वोटिंग को क्या बना रखा, नाउन बना रखा, जिरण बना रखा, हाँ क्या ना, यानी आपने इस वोटिंग को क्या बना रखा है, नाउन बना रखा है, जिरण बना रखा है। और मुझे बताओ जब जिरण आता है, जब V1 प्लस ING से आप जिरण बना लेते हो, नाउन बना लेते हो, तो क्या जिरण से पहले भी द आर्टिकल आ सकते हैं? जिरण से पहले कोई आर्टिकल आएगा? अ स्विमिंग, अ रनिंग है, अ स्मोकिंग, ऐसे हो पाएगा? या फिर द स्मोकिंग, द रनिंग? कुछ आ रही बात समझो, ये जो आर्टिकल लगना है बच्चे नाउन का फीचर है। मैं मानता हूँ कि जिरण नाउन की तरह से काम करते हैं, लेकिन जिरण वर्ब भी तो होता है। तो ये जो द आर्टिकल, ए एन आर्टिकल होते हैं बच्चे, जिरण के साथ यूज नहीं किए जाते, इसलिए द ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे वोटिंग जो है वो नाउन का काम कर रहा है, जिरण का काम कर रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिरण के अंदर वर्ब का भी फीचर होता है बच्चे, इसलिए इससे पहले आर्टिकल के यूज जो है वो नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट पाइए, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू मार्केट। मैं उस जेंटलमैन से मिला था, मैं जेंटलमैन से मिला था मॉर्निंग में अपने मार्केट जाते समय। अब यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है कि जो सुनने वाला है ये जेंटलमैन को जानता है कि नहीं जानता? आपको मैंने आर्टिकल चैप्टर में जो मुझसे पढ़े कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, स्पीकर लिसनर वाला, कुछ याद आ रहा है? अगर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है किसके बारे में बात हो रही है, तो द आर्टिकल लगाते हैं। अगर बोलने वाले को पता है, सुनने वाले को नहीं पता, या दोनों को ही नहीं पता, तो फिर ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। कुछ याद आ रहा? अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि सुनने वाले को पता है कि नहीं पता? एक बात जरा ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा है, जेंटलमैन वर्ड यूज कर रखा है इसने। अगर सुनने वाले को भी पता होता किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर बता नहीं देता मिस्टर वर्मा से मिला, मिस्टर गुप्ता से मिला, हाँ कि ना, मैं अपने प्रोफेसर से मिला, मैं डॉक्टर से मिला, कुछ बता देता। यहाँ पे इसने नहीं बता रखा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसने नहीं बता रखा, इसका मतलब क्या है कि ये जनरलाइज है सुनने वाले के लिए, वो पहली बार सुन रहा है। मैं एक जेंटलमैन से मिला यार, मैं जब सुबह मार्केट जा रहा था तो मैं एक जेंटलमैन से मिला। यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ये जो बंदा है ये लिसनर के लिए जनरलाइज है, वो उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस बंदे से। तो यहाँ पे आप द नहीं ए आर्टिकल का यूज करिए, आई मेट अ जेंटलमैन। ये द आर्टिकल तब सही हो पाता अगर यहाँ पे इससे पहले कोई ना कोई ऐसा ब्यौरा दिया होता कि वो उस बंदे के बारे में बात हो रही है। कुछ आ रही है बात समझ में? मान लो कि somebody stole your wallet on the bus, I met the same man, ऐसा कुछ लिखा होता, I met the man, I met the boy, ऐसा कुछ, मतलब पहले कोई जिक्र होता है ना कि किसी ने पर्स चुराया था, या वो जो लड़का याद है जिसने रेस जीती थी, I met the boy, I met the boy today morning। अगर पहले कहीं जिक्र दिया होता तब अपन द जेंटलमैन वगैरह ऐसा कुछ लगाते। अब यहाँ पे इसमें पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं, और तो सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे जेंटलमैन वर्ड भी यूज कर रखा है, कोई ऐसा भी नहीं स्पेसिफिक कर रखा मतलब मिस्टर वर्मा, मिस्टर गुप्ता या द बॉय, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा। जेंटलमैन आप किसी चीज को, किसी बंदे को पहली बार रेफर करते हो तभी जनरली यूज करते हो, तो इसलिए यहाँ पे अपने को द नहीं ए आर्टिकल का यूज करना चाहिए था। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। जब मैं उससे मिला था कुछ दिनों पहले, जब मैं उसे मिला था कुछ दिनों पहले, तो वो एक बुक लिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो रट्टू तोते होते हैं, रट्टू तोते कौन से होते हैं? नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर जब नजर आए, नाउन ऑफ नाउन का जब स्ट्रक्चर नजर आए, तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जरा इस वर्ड को देखिए, कपल वर्ड ना एडजेक्टिव, डिटर्मिनर कह लो, एडजेक्टिव कह लो, बात एक ही है। कपल वर्ड जब एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो इसका एक यूज देखिए, यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स टू मीन अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे होता ना अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, है ना, प्लेंटी ऑफ, ऐसी एक टाइप का एक डिटर्मिनर है, बेसिकली क्वांटिटी बताने के काम आता है, और इसका मतलब होता है अ फ्यू, कुछ, और इसका मतलब होता है कुछ। एग्जाम्पल भी देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, इट्स ओनली ए कपल ऑफ ब्लॉक्स अवे, अ फ्यू ब्लॉक्स अवे, इसका मतलब अ कपल ऑफ ब्लॉक्स अवे मतलब थोड़ी ही दूर है, कुछ ही ब्लॉक्स अवे है। अ फ्यू वाला मीनिंग देने के लिए अ कपल का यूज अपन करते हैं। सेम बात यहाँ पे है, अ कपल ऑफ डेज बैक इज इक्वल टू फ्यू डेज बैक, अ फ्यू डेज बैक, ये मतलब है इसका। ये जो अ कपल ऑफ है, जैसे अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, अ लॉट ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ बुक्स, क्वांटिटी बताने के काम आता है, सेम वैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये नंबर बताने के, क्वांटिटी बताने के काम आता है। अ कपल ऑफ डेज इज इक्वल टू अ फ्यू डेज। कुछ आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से मेरे ख्याल ये नो एरर ही था, लेकिन ये मैंने इसलिए छांटा था क्योंकि काफियों को इसमें डाउट होगा। अच्छा, नो एरर नहीं, सॉरी, द कट के ये आएगा ना, अरे कहाँ चला गया मैं, द कपल ऑफ डेज बैक नहीं, अ कपल ऑफ, ये दिया हुआ ना अपने को एग्जाम्पल में, ये जो फ्रेज है इसमें अ कपल ऑफ डेज बैक यूज होता है, ये रहा, द नहीं, अ कपल ऑफ।
जैसे अ नंबर ऑफ है वो तो क्वांटिटी की तरह से काम करता है, लेकिन द नंबर कर देते हो तो उसका मतलब अलग नहीं हो जाता, वो नंबर उसके अंदर नाउन हो जाता है। अरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, ये बिल्कुल वही बात है, ये बिल्कुल वही बात है। अ लॉट ऑफ हो गया, नंबर ऑफ हो गया, अ प्लेंटी ऑफ हो गया। तो अगर आपको क्वांटिटी बताने वाला वर्ड बनाना है तो वो अ से बनेगा, ना कि द से। नेक्स्ट पर जाइए। इस क्वेश्चन पे, दे स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल, वो थोड़ी देर के लिए रुके थे, वो थोड़ी देर के लिए रुके थे होटल में। अब ये है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, और उन्होंने उन्होंने इसमें द को काट के, उन्होंने द को काट के, मैक्सिमम बुक्स के अंदर इसको द को काट के यहाँ पे अ होटल का रखा, और कह रखा है कि पहले कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे द की जगह पे ए लगा दो। अब बच्चे आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले सर आप भी कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि अगर पहले जिक्र ना किया हो तो द को काट के ए लगा दिया करो, लेकिन बच्चे सेंटेंस टू सेंटेंस ना ये बात वेरी करती है। मेरे हिसाब से अगर मैं इस सेंटेंस को अगर देखता, तो पहली बात तो एक बार तुम भी थोड़ा सोचो एक बार इसको, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम सोचो एक बार इसको। हाँ जी, तो किस निष्कर्ष पे पहुंचे फिर? वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन अ होटल, है ना? अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके एक होटल में, ये मीनिंग भी निकल रहा है, ठीक है? वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। अब जरा सिचुएशन समझना, देखो दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब किसी ने हमसे पूछा, अरे यार बहुत लंबी जर्नी थी, अरे बहुत लंबी जर्नी थी, क्या पूरी एक बार में ही गाड़ी चला के ले गए क्या 8 घंटे? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम होटल में रुक गए थे, वी स्टेड इन अ होटल फॉर सम टाइम, हम थोड़ी देर के लिए होटल में रुक गए थे, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है। या फिर दूसरा, मान लो किसी होटल में तुम रुके, वहाँ पे कोई मर्डर हो गया, ठीक है? अब पुलिस वालों ने लिस्ट निकाली कौन कौन वहाँ पे रुके थे भैया, बुलाया तुम्हें भी, हाँ भाई आपने कुछ होते हुए देखा था, है मतलब कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? नहीं नहीं सॉरी सर, वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल, वो जो होटल था उसमें हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं। कुछ आ रही मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे जरा समझना, ग्रामेटिकली यहाँ पे द भी ठीक है, ए भी ठीक है, ग्रामेटिकली यहाँ पे द भी ठीक है, अब ए भी ठीक है। मुझे पता है कि तुम अब इस बात पे तुम कहोगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले वो जो क्वेश्चन कराया जेंटलमैन वाला, उसके अंदर आपने बोला कि पहले जिक्र नहीं कर रखा तो द जेंटलमैन काट के अ जेंटलमैन कर दो। और अभी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ग्रामेटिकली ए भी ठीक है, द भी ठीक है, पेपर में अगर आए तो तुम भी ए लगा के चले आना, लेकिन लेकिन अगर मेरे मन से मैं करता तो इसको मैं नो एरर करता, ठीक है? अब ये वाली चीज बच्चे आपको रीडिंग से पता चलेगी कि सेंटेंस पढ़ के वो मेन उसका मीनिंग कैसा आ रहा है, वो किस साइड जा रहा है मेनली। वहां पे साफ साफ मीनिंग था कि वो बंदा पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पे दोनों मीनिंग इक्वली पॉसिबल है, यहाँ पे दोनों मीनिंग इक्वली पॉसिबल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ए भी ठीक है, द भी ठीक है, इसको ऐसा एरर पूछना नहीं चाहिए था। फिर भी अगर पूछ ले, दोबारा पूछ ले, प्रीवियस ईयर पेपर का एरर है किसी बैंक का, तो आपको यहाँ पे ए आर्टिकल लगा के चले आइए, ठीक है? अब काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर स्टे के साथ एट नहीं आना चाहिए। हाँ बच्चे, स्टे के साथ एट भी आता है, इन भी आता है ना? ही स्टेड एट होम, वो घर पे ही रहा। तो जरा समझना, मेनली स्टे के साथ एट ही आता है, मेनली स्टे के साथ एट ही आता है जब एक अवस्था में आप बने रहते हो, जब आप किसी एक फिक्स स्टेट के अंदर बने रहते हो तो उसके लिए आप एट का यूज़ करते हो। लेकिन टेम्परेरली कहीं रुकने के लिए, होटल वगैरह टेम्परेरली किसी प्लेस पर रुकने के लिए इन का यूज़ करते हो। डिक्शनरी में टाइप करना आपको स्पेशली मिलेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे डलवा देना चाहिए था लेकिन वो रह गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में स्टे को टाइप करोगे, पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है जब आप स्टे मतलब कहीं टेम्परेरली कहीं रुकते हो तो इन आएगा, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दे स्टेड इन द सेम होटल ऐसे करके। तो इन प्रीपोजिशन में इस केस के अंदर कोई गलती नहीं है। फिर बता रहा हूँ बच्चे, ग्रामेटिकली ए भी ठीक है, द भी ठीक है, पेपर में आए तो ये लगा देना। वैसे मेरे हिसाब से ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए था, जबरदस्ती करने वाली बात है। नेक्स्ट बताइए। द फ्रंट पेज द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ बाई सेविंग अ चाइल्ड इन ए एक्सीडेंट। अब मुझे लगता है जो एरर है वो तो देखो सबको पता है कि एक्सीडेंट में अ वोवल साउंड है, तो यहाँ पे इन एन एक्सीडेंट होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। डाउट आया होगा आपको यहाँ पे कि गर्ल लिखा हुआ है तो यहाँ पे द करने का बड़ा मन कर रहा होगा, ठीक है? इसको करने से पहले एक सेंटेंस सुनना जरा। अगर देखो, आई सॉ अ बॉय
I saw a boy who was hitting who was hitting a girl. ठीक है, मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा जो एक लड़की को मार रहा था, मैंने एक लड़के को देखा जो एक लड़की को मार रहा था। अब यहाँ पे क्या द बॉय लगाएं? सोचो, मैं रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक लड़के को देखा जो एक लड़की को मार रहा था। घर गया मैं, थोड़ा मन दुखी सा था। वाइफ ने पूछा, छोटे भाई ने पूछा क्या बात होगी? यार रोड पे आ रहा था तो मैंने एक लड़के को देखा यार, वो एक छोटी बच्ची को मार रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ पे सुनने वाले ने तो मतलब जो जो मेरा लिसनर है जिसके आगे मैं ये बात कर रहा हूँ, उसने तो देखा नहीं उस लड़के को, वो तो जानता नहीं उस लड़के को। मतलब उसके लिए तो वो लड़का अननोन है, उसके लिए वो लड़का जनरलाइज है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे ए आर्टिकल लगाएगा कि द आर्टिकल लगाऊंगा? इस ऑब्वियसली ये लगाऊंगा। तो बच्चे ऐसा अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो कि आगे अगर हु लगा के कोई बात लिख रखी हो तो वहाँ द ही आएगा। आपने अगर मेरे से पढ़ा है प्रोनाउन चैप्टर तो आपने देखा होगा हु से पहले बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस थे जिसके अंदर द नहीं आ रहा था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आगे कोई एडजेक्टिवल क्लॉज लिख दिया, कोई डिफाइन करने वाली बात लिख दी तो यहाँ पे द ही आएगा हमेशा। यहाँ पे ए आर्टिकल भी आ सकता है। और तुम इसको पढ़ के देखो जरा, फ्रंट पेज स्टोरी एक लड़की के बारे में थी। फ्रंट पेज स्टोरी एक लड़की के बारे में थी जिसने खुद को हर्ट कर लिया एक्सीडेंट में, उसको बचाते समय। अब जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ, क्या वो इस लड़की को जानता हो? ये जरूरी है? क्या मेरी और उसकी इस लड़की के बारे में पहले बात हो चुकी हो, डेफिनेट हो चुकी हो, ये जरूरी है? नहीं ना, सीधा बोला जा सकता है ना? उसने पूछा हाँ भैया आज की हेडलाइन क्या है, तो मैंने कहा फ्रंट पेज स्टोरी तो एक लड़की के बारे में जिसने खुद को हर्ट कर लिया। एक लड़की के बारे में, उसके लिए तो वो चीज़ क्या है, अननोन है, उसके लिए वो लड़की अननोन है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ए आर्टिकल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पर जाइए। द होल ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसके अंदर एरर तो मेरे ख्याल कुछ बिल्कुल इजी सा था। द होल ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनरीजनेबल प्राइस हाइक इन ऑल काइंड ऑफ, नो एरर होगा मेरे ख्याल ये 78 78 नो एरर है। जो आपका डाउट हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों का मन कर रहा होगा कि यहाँ पे द होल इंडिया कर देते हैं। ठीक है, द होल इंडिया कर देते हैं, वो भी लिख सकते हो बच्चे, लेकिन समझना वो कब यूज़ होता है। होल को, द होल इंडिया लिखने में अपन होल को यूज़ करेंगे एक एडजेक्टिव की तरह से, उसका मतलब होता है फुल या कंप्लीट। फुल या कंप्लीट वो बेसिकली किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि हाँ भाई द होल केक, पूरा का पूरा केक। कुछ हरी बात, द होल लेक्चर वॉज बोरिंग, पूरा का पूरा लेक्चर ही बोरिंग था। जब आप फुल या कंप्लीट मीनिंग देने के लिए होल को एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हो तब लिखते, लेकिन जनरली वो किसी चीज के लिए लिखा जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड का, इसको देखिए जरा। स्पेशली इसने बोल्ड करके लिख रखा है ये वाला यूज, द होल ऑफ समथिंग, ऑल दैट इज देयर ऑफ समथिंग। इसका मतलब है कि किसी चीज जिसकी तुम बात करे उसके सारे के सारे हिस्से की अगर तुम बात करते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर अपन यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए जरा, द इफेक्ट्स विल लास्ट फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ, यानी पूरी जिंदगी तक उसके जो इफेक्ट्स हैं वो चलेंगे। ठीक है, अब फिर बता रहा हूं बच्चे, ग्रामेटिकली अगर यहाँ पे अपना ये भी लिख के आता था होल इंडिया तो भी ठीक हो जाता, लेकिन अक्सर वो चीज़ होते कोई मतलब चीज़ होते ना, केक वेक इन सब चीज़ों के पूरे हिस्से के लिए अपन उसको यूज़ करते हैं। ऐसे वाले सिनेरियो में अपन द होल मतलब पूरे इंडिया के सब लोग, इसका मतलब है बेसिकली यहाँ पे इंडिया कोई कंट्री को रेफर नहीं कर रहा, यहाँ पे बेसिकली लोगों का मतलब है कि वो जो लोग थे उनमें से सारे के सारे, यहाँ पे लोगों को रेफर किया जा रहा है, तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रेफर होता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे मकसद वो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में कंपैरिजन कराना नहीं, यहाँ पे मकसद था ये चेक करना कि ये जो स्ट्रक्चर आपको, क्योंकि आप सब ने देख रखा है ना, अगर मैं कहूँ ऑल द पीपल लिख दूंगा फटाक से देख लोगे, है ना? द होल इंडिया अगर मैं लिख देता तो तुम सबके सब नो एरर मार्क करके आ जाते, लेकिन ये लिखते ही एकदम से ऐसे भौएं चढ़ती, अरे कुछ अजीब सा लग रहा है, एरर टिकाने का मन करेगा। लेकिन जरा समझिए, द होल ऑफ इंडिया ये स्ट्रक्चर भी अलाउड है, द होल ऑफ समथिंग। द होल समथिंग तो आपने सबसे बहुत बार देखा है, द होल केक, द होल हाउस, द होल फैमिली, ऐसे करके बहुत बार देखा होगा आपने। लेकिन द होल ऑफ समथिंग स्ट्रक्चर हमने देखा नहीं होता, हमें अजीब लगता है, एरर टिकाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस दिया गया। नेक्स्ट पाइए। द टाउन इज नॉट वेरी
वेल नोन, देर इज मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट, देर इज नॉट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम। ये जो टाउन है ना ज़्यादा को मशहूर नहीं है, कोई खास यहाँ पे चीज़ें देखने की भी नहीं है, इसलिए कुछ टूरिस्ट आते हैं कि ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं। ये पहली वाली सारी लाइन पढ़ के आपको क्या लग रहा है? अगर आपको याद हो ऑब्जेक्टिव चैप्टर में मैंने पढ़ाया था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। किसी चीज़ को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना हो तो फ्यू लगाते हैं, पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करना हो तो अ फ्यू लगाते हैं, थोड़ी क्वांटिटी सारी की सारी रेफर करना हो तो द फ्यू लगाते हैं। पूरी पीछे की लाइनें पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि ये जो टाउन है ये ज़्यादा मशहूर नहीं है, देर इज़ नॉट मच टू सी, इसमें कुछ ज़्यादा देखने लायक है भी नहीं, इसलिए यहाँ कुछ टूरिस्ट आते हैं, कि इसलिए यहाँ ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं। नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना था तो यहाँ पे अ फ्यू नहीं फ्यू आएगा। ठीक है, मुझे लगता है इसको मैंने चूज़ किसी और कारण से किया था, शायद इसकी एक्सप्लेनेशन कोई अच्छी टाइप नहीं हुई, बस वही है। ठीक है, वही है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। इसमें भी कुछ गड़बड़ थी मुझे लग रहा है, शायद 91, ये नो एरर होगा बच्चे। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। ये इकलौती उसकी पोएम्स में से इकलौती है। यहाँ पे ये आंसर में लिख दिया कि द आर्टिकल ड्रॉप करना है, नो एरर है बच्चे, ये नो एरर है, ये आंसर गलत टाइप है। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो पूरी वीडियो देख लिया करो, है ना, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देख लिया करो। ये आंसर इसके अंदर नो एरर है, ठीक, ये गलत टाइप हो गया है, आंसर इसका नो एरर आएगा। यहाँ पे द में कोई दिक्कत नहीं है, ये दैट लगा हुआ है, इसी के लिए ये बात आ रही है कि इकलौती पोएम है उसकी जो पढ़ने लायक है। ये पढ़ने लायक वाली बात किसके लिए? उस इकलौती पोएम के लिए। उससे पहले द ओनली लगा रखा, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, द आर्टिकल आएगा, कोई इशू नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल मैन एंड अदर्स इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज बट लैक ऑफ विल। बहुत बढ़िया सवाल कहूँगा मैं इसको, और दूसरी साइड ख़त्म सवाल भी कहूँगा कि पूछा नहीं जाना चाहिए था। इधर देखो जरा, स्क्रीनशॉट देखो, जो लैक वर्ड है इसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह से भी यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह से भी यूज़ करते हैं, दोनों तरीके से आप यूज़ में इसको ले सकते हो। इधर देखो, अ लैक ऑफ फूड, अ लैक ऑफ मनी, अ लैक ऑफ स्किल्स, यानी लैक से पहले ए आर्टिकल लिखना अलाउड है। ठीक है, अब इधर देखिए, द ट्रिप वॉज कैंसल्ड थ्रू लैक ऑफ, कोई भी चीज़ लिख सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ लिख सकते हो। थ्रू लैक ऑफ एक ये फ्रेज होता है, बिकॉज मतलब इस चीज़ की कमी के कारण। थ्रू लैक ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू लैक ऑफ, ये कह सकते हो आप। यहाँ पर लैक से पहले आप देख पा रहे हैं कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। अच्छा, देयर वॉज नो लैक ऑफ, नो आ गया तो वैसे भी आर्टिकल आना नहीं था। शी शोड अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ, शी शोड अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ, आर्टिकल आया यहाँ पे, हाँ के ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर सेंटेंस, थ्रू लैक तो ये तो एक फ्रेज हो गया, इसके अलावा जितने सेंटेंसेस है सब में आप देख रहे होंगे कि अ लैक ऑफ या द लैक ऑफ आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। स्पेसिफिक है तो द लैक ऑफ, वरना अ लैक ऑफ आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिए कि जो डिफरेंस होता है सक्सेसफुल आदमी में और बाकियों में, वो लैक ऑफ नॉलेज का नहीं होता बल्कि लैक ऑफ विल का होता है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होती उनके पास, नॉलेज वो सब गेन कर सकते हैं, लेकिन विल पावर नहीं होती कोई नई चीज़ सीखने की या कुछ करने की। समझ में आया? अब यहाँ पे सारा गेम ग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं, दोनों जगह पे अगर आप इसमें से भी ए उड़ा देते ना तो भी ठीक हो जाता है। ये ग्रामेटिकली ऐसे देखो, द अदर्स इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज बट लैक ऑफ विल, या दोनों जगह द लिख देते, द लैक ऑफ नॉलेज और द लैक ऑफ विल, तो भी ठीक हो जाता। ठीक है, सबसे बढ़िया रहता अगर दोनों जगह पे द आता, इज नॉट द लैक ऑफ नॉलेज बट द लैक ऑफ विल। नाउन ऑफ नाउन बनता किस चीज का? लैक। यहाँ पे दोनों जगह पे अगर द लिखा होता तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन अगर दोनों जगह पे द लिखना तो उस ए को काट के द करना पड़ेगा, और यहाँ पे लैक से पहले द लगाना पड़ेगा, दो पार्ट में एरर हो गया। तो जो बेस्ट पॉसिबल अभी फिलहाल आंसर है पैरेललिज्म को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पैरेललिज्म कि स्ट्रक्चर में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर इधर लैक ऑफ विल के पहले आपने ए आर्टिकल का यूज़ किया तो इधर भी आपको ए आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन हाँ, जिन बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर यहाँ पे द लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए था, बच्चे एकदम सही सोच रहे हो आप, इधर भी द लैक ऑफ नॉलेज होता और इधर भी द लैक ऑफ विल होता तो वो बेटर स्ट्रक्चर माना जाता, अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता। लेकिन अभी ये अलग अलग पार्ट में चले गए तो मेरे हाथ बंद गए, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे अपने को पैरेललिज्म मेंटेन करने के लिए इधर ए लगाने के अलावा अपने पास और कोई चारा नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटल ऑफ कर्टसी। अब यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है विद की यहाँ पे अ लिटल कर दो,
अ लिटल ऑफ कर्टसी, लेकिन अ लिटल क्या है ना, अ लिटल तो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, लिटल शुगर, अ लिटल एफर्ट्स, ऐसे करके। तो यहाँ पे दो तरीके से ठीक हो सकता है, ये यहाँ पे दो तरीके से ठीक हो सकता है कि यहाँ पे अपन ऑफ को ही काट दें और यहाँ पे विद अ लिटल कर दें, क्योंकि ना के बराबर तो करना नहीं। पहले इसका मीनिंग देखो कि ही शुड मेक्स हिज अथॉरिटी, उसकी जो अथॉरिटी है, मतलब उसकी जो पावर है, उसमें थोड़ा सा उसको कर्टसी और कॉमन सेंस भी मिलानी चाहिए। मान लो किसी को रैंक पे बिठा दिया, कोई राजा का बेटा था, कोई बड़े मंत्री का बेटा था, खुद मंत्री बन के तो बैठ गया, पावर तो आ गई, लेकिन उसके पास कोई कॉमन सेंस ही नहीं है, कोई कर्टिसी नहीं है किसी से बात करने की। तो कहना ये चाह रहा है, तो कहना ये चाह रहा है कि भैया उसको अपनी ये जो अथॉरिटी है ना, ये जो पावर है, इसमें थोड़ी कर्टसी और कॉमन सेंस भी मिला लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि या दो तरीके से ठीक कर सकते हो, या तो अ लिटल कर्टसी लिख दें, लेकिन फिर वही दिक्कत, फिर वही हाथ बंधे में, दो दो पार्ट में एरर हो जाएगा। लिटल से पहले ए लगाऊं, ऑफ को हटाऊं, तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या इलाज है, यहाँ पे अ लिटल, मतलब लिटल को काट के मैं अ लिटल बिट ऑफ कर देता हूँ, अ लिटल बिट ऑफ कर्टसी, फिर ये सही हो जाएगा। क्योंकि अ लिटल एडजेक्टिव है बच्चे, उसके आगे कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा, है ना। अ लिटल बिट ऑफ, अ लिटल अमाउंट ऑफ, या फिर लिटल को काट के कुछ और लिख दो, कोई वर्ड ही चेंज कर दो, फिर हो सकता है ना। अगर लिटल रखना है तो अ लिटल बिट ऑफ ऐसे करके, या लिटल अमाउंट ऑफ ऐसे करके इसको यूज कर लो। बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होता, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता, अ लिटल कर्टसी एंड कॉमन सेंस। ऑफ हट जाता, उधर ए आ जाता, लेकिन वो दो पार्ट में करता, इसलिए अपने को यही करना पड़ेगा, अ लिटल बिट ऑफ करके यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताइए, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। इसको मैंने शायद आउट ऑफ डोर की वजह से चूज किया है, वैसे शायद नो एरर था। नो एरर है बच्चे। आपको सुनने पढ़ने में बहुत अजीब लगेगा आउट ऑफ डोर, आप इसको गूगल करिएगा, ठीक है। काफ़ी सारी डिक्शनरीज में आपको मिला, लिखा हुआ मिलेगा ये, आउट ऑफ डोर इज इक्वल टू आउटडोर, ये सिनोनिम होते हैं। आउट ऑफ डोर इज इक्वल टू आउटडोर, ये सिनोनिम होते हैं। ये जानबूझ के इतना लंबा सेंटेंस इसलिए डाला गया, बच्चा इसको आउट ऑफ डोर को पढ़ेगा, उसके लिए आउट ऑफ डोर क्या होता है, आउटडोर होता है, वो इसमें एरर टिकाएगा। गूगल करिएगा आउट ऑफ डोर इज इक्वल टू आउटडोर, ठीक है। ये सेंटेंस नो एरर था, प्रीवियस ईयर पेपर का है जी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। अब इसका जो आंसर है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। कई बुक्स में इसको नो एरर दिया हुआ है, कई बुक्स में इसको द आर्टिकल को हटा रखा है। आओ मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, दोनों के लॉजिक समझाता हूँ कि वो किस बेसिस पे इसको कह रहे हैं और क्या इसमें एसएससी ने क्या मानना और क्या होना चाहिए, समझिए जरा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बड़ा मुश्किल है पता लगाना संख्या किनकी, उन क्रिएचर्स की संख्या जो अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक। अब जो इसमें द आर्टिकल को हटाने को कह रहे हैं और जो द आर्टिकल को रखने को कह रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, जरा समझते हैं। देखिए, जो द आर्टिकल को रखने को कह रहे हैं उनका लॉजिक ये है, इस क्रिएचर को स्पेसिफिक कर दिया आपने लिविंग ऑन अर्थ लगा के, लिविंग ऑन द अर्थ लगाकर, लिविंग ऑन द अर्थ लगाकर आपने इस क्रिएचर को स्पेसिफिक कर दिया कि कौन से क्रिएचर्स जो अर्थ पर रहते हैं, हाँ क्या ना। उनका देखने का पर्सपेक्टिव ये कि हो सकता है क्रिएचर्स किसी और प्लेनेट पर भी रहते हो सकता है क्रिएचर्स किसी और प्लेनेट पर भी रहते हो। तो उसके बेसिस पे ये क्या कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है पता लगाना संख्या उन क्रिएचर्स की जो अर्थ पर रहते हैं। अर्थ पर रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं उनकी संख्या का पता लगाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे द आर्टिकल को वो कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है भैया, क्योंकि आपने इसको ये फ्रेज लिख के स्पेसिफिक कर दिया। अब जो द आर्टिकल को काटने को कहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये क्रिएचर तो सिर्फ अर्थ पर ही रहते हैं, है ना। अभी तक तो कहीं कोई ऐसा सबूत मिला नहीं कि कहीं और रहते हैं, अभी तक तो ऐसा कोई सबूत कोई मिला नहीं कि और भी कोई क्रिएचर्स होते हैं या कोई और कहीं भी रहते हैं, है ना। तो फिर इनको ये स्पेसिफिक करने की जरूरत क्या पड़ रही। ऑब्वियस बात है कि क्रिएचर्स तो अर्थ पर ही रहते हैं ना, तो फिर उस वे में ये प्लूरल नाउन कर तो दिया। अगर आपको याद हो, प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल तभी लगाते हैं जब हम कहते हैं कि इसको डेफिनेट किया जा रहा है, इसको जबरदस्ती का स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, तब तो द आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ यही होते हैं, अर्थ पर ही होते हैं, तो अब इनको स्पेसिफिक करने की जरूरत क्या है। तो वो कहते हैं कि द आर्टिकल को ड्रॉप करो, है ना। कि आपने नंबर को स्पेसिफिक कर दिया, चलो किस चीज़ की संख्या तो और भी चीज़ों की हो सकती है ना। बॉल्स की संख्या हो सकती है, बैग्स की संख्या हो सकती है, इन चीज़ों की संख्या
क्रिएचर्स की संख्या। उनका तो चलो लॉजिक समझ में आता है, इस दा का तो ये तो लॉजिकल है, लेकिन क्रिएचर्स जो अर्थ पर रहते हैं, ऑब्वियस बात है कि क्रिएचर्स अर्थ पर ही रहते हैं भैया, और कहीं नहीं रहते, इसलिए इससे पहले दा लगाने की जरूरत नहीं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिए, दोनों अपने आप में जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर ज़्यादातर इसका आंसर जो है वो द आर्टिकल को ड्रॉप करना माना गया है। ठीक है, तो आप भी इसको ड्रॉप कर लीजिएगा, और अपने पास कोई चारा है नहीं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यही ज़्यादा ठीक बात है कि क्रिएचर्स अभी तक अपने को पता नहीं चला, जिस आदमी ने ये सेंटेंस लिखा है वो कोई और प्लैनेट्स की बात करना भी नहीं चाह रहा था, वो नॉर्मली कह रहा है कि अर्थ पर जितने क्रिएचर्स रहते हैं उन्हें सबकी टोटल संख्या बता पाना बड़ा मुश्किल है, वो ये कहना चाह रहा है। तो किसी और प्लैनेट के कंपैरिजन की या ऐसा कोई यहाँ पे सेंटेंस का बोध नहीं है, कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसलिए अपने को इसको यही मानना पड़ेगा कि क्रिएचर्स अर्थ पर ही रहते हैं, उन्हीं के बस नंबर की बात करना चाह रहा था, तो इसको स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है, तो द आर्टिकल को अपन ने ड्रॉप कर दिया। इस पर आइए, सम पीपल विल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल सो शी लिव्स अलोन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, कुछ लोग ऐसा कहेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली शायद मैंने टेंस नहीं एंड सो के लिए रखा हुआ है। मान लो कि किसी के बारे में बात करिए, भैया लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग ऐसा भी कहेंगे, तुम उनसे बात करके देखना, कुछ तो लोग ऐसा भी कहेंगे कि उसका हस्बैंड जेल में। अब अपने को क्या पता, हो सकता है आर्मी में हो सकता है कहीं, अपने को क्या पता, तुम वो बात करती नहीं है किसी से, तो लोग तो अपनी बातें बना रहे, तुम बात करना जाके लोगों से, लोग तो ऐसा भी कह देंगे कि उसका हस्बैंड जेल में है इसलिए वो अकेली रहती है। तो यहाँ पे जेल से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वो सबको पता हो गया। ये मैंने इसलिए इसके लिए छाटा है, ये एंड सो, एंड देन और एंड दैट। ध्यान रखिएगा जब ये इकट्ठे हों तो एक ही कंजंक्शन माने जाते हैं बच्चे, इनमें परेशान मत हो जाइएगा। और इसलिए, और तब, और की, कहीं सोचो कि दो दो कंजंक्शन कैसे आ गई, एंड और सो इकट्ठी कैसे आ गई, तो इसके लिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा जब ये दोनों वर्ड इकट्ठे लग जाते हैं, और इसलिए और तब, ये एक ही कंजंक्शन माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे जाइए। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ अ डेफ एंड अ ब्लाइंड वुमेन। जो सबसे खुशनुमा शादी होगी वो एक बहरे आदमी और एक अंधी औरत की होगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अ यूनियन ऑफ, अब यूनियन वर्ड को देख लो भाई, माजरा इसका यूनियन वर्ड का क्या है। यूनियन को अलग अलग तरीके से यूज में लेते हैं, है ना। द यूएस एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर, यूनियन के ना काफ़ी सारे और मीनिंग है, उसके अंदर यूनियन से पहले अ यूनियन वगैरह भी अलाउड है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये वाला मीनिंग देखो, अपना जो मीनिंग है वो ये है, द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर थिंग्स टुगेदर, द स्टेट ऑफ बीइंग जॉइंड टुगेदर, द एक्ट ऑफ टू पीपल बीइंग जॉइंड टुगेदर। दो लोगों के जब साथ में रखने की बात करी जा रही हो, अपना ये वाले मीनिंग से रिलेटेड है कि यूनियन का जब ये वाला मीनिंग होता है। ठीक है, अब इस मीनिंग को अपन अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल की तरह से भी यूज लेते हो, सिंगुलर की तरह से भी यूज लेते हो, लेकिन ज़्यादा अनकाउंटेबल की तरह से ही इसका यूज होता है। अ समिट टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, ये मतलब ये पूरा सेंटेंस नहीं है इसलिए देखिए लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। एक समिट थी जो डिस्कस कर रही थी किस किस को, अ समिट टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। अगर ये यूनियन काउंटेबल होता ना तो यहाँ पे एन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन होता। नॉर्दर्न आइलैंड्स यूनियन, यहाँ पे अ नॉर्दर्न आइलैंड्स यूनियन लिखा होता, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल यूनियन, तो इससे पहले असेक्सुअल यूनियन लिखा होता। यानी इसको जनरली अपन अनकाउंटेबल नाउन की तरह से यूज में लेते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक करना है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहते तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, भैया किन का यूनियन, किसका यूनियन, यूनियन ऑफ दिस एंड दिस, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या किया जा रहा है, स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे अन यूनियन की जगह पे क्या करोगे, द यूनियन कर दोगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, दोनों लॉजिक से इसको समझ सकते हो कि अ यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसको जनरली अनकाउंटेबल की तरह से यूज में लिया जाता है। और दूसरा आप कह सकते हो कि ऑफ लगा के इनको स्पेसिफिक किया गया तो यहाँ पे द आना चाहिए, दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलिए, शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, अब इसको बड़ा इजी है ये, शी वॉज द ओनली आएगा, लेकिन इसमें मैंने इसके लिए छांटा है कि यहाँ पे हु की जगह दैट भी होगा क्या सर, हाँ बच्चे होगा, वो भी आंसर में मेंशन होना चाहिए था, वो भी आंसर में मेंशन होना चाहिए था। दिस इज रिन्यूड, दिस सॉरी देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट।
एक रिन्यूड सेंस, मतलब पहले जिसको ढीला छोड़ दिया था, एक नई सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। ठीक है, मान लो कोई नया डायरेक्टर आया है, वो अचानक से चीज़ें चेंज करना चाह रहा है कि भैया एक रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई है इसको पूरा करने की। इसके लिए आप सेंस वर्ड का मीनिंग देखिए। ठीक है, सेंस वर्ड का जब मीनिंग फीलिंग देने लग जाता है, अब मुझे पता है कि इसमें काफ़ी बच्चे, देखो आंसर तो ये है, देयर इज़ अ रिन्यूड सेंस। तो बच्चे कहेंगे सर ये जो सेंस वर्ड होता है, सेंस तो अनकाउंटेबल जैसा लग रहा है सुनने बोलने में, तो इससे पहले ए आर्टिकल। जरा एक बार देखो ये सेंस वर्ड का मीनिंग देखो। सेंस वर्ड का जब मीनिंग फीलिंग वाला निकलता है, अ फीलिंग अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, आई फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस आइडेंटिटी ड्यूटी, अ फॉल्स सेंस, अ फीलिंग ऑफ। फीलिंग का फीलिंग्स हो सकता है ना, अ फीलिंग ऑफ समथिंग, फीलिंग का फीलिंग्स हो सकता है। जब सेंस का मतलब फीलिंग होता है बच्चे, तो ये काउंटेबल सिंगुलर की तरह से जनरली इसको यूज लेते हैं, और ए आर्टिकल इसमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि दिक्कत क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सिंगुलर की तरह से यूज किया जा रहा है, तो अ रिन्यूड सेंस ऑफ आपको लिखना पड़ेगा। सेंस का मतलब जब फीलिंग हो जाए तो उससे पहले आपको अ सेंस ऑफ दिस, अ सेंस ऑफ फियर, अ सेंस ऑफ एंगर, अ सेंस ऑफ हंगर, ऐसे करके आपको यूज करना है। नेक्स्ट पे आ जाइए। थैंक्स टू एन इंसाइट्स एंड परसिस्टेंस ऑफ। अब इसके अंदर जो बेसिकली इसको छांटने का रीजन सिर्फ इतना है कि आंसर में लिख दिया है कि इंसाइट और परसिस्टेंस ये क्या है, अनकाउंटेबल आउना, इसलिए दा आएगा। अरे भैया इसका जो लॉजिक था वो ये था कि किसके इंसाइट और परसिस्टेंस की बात हो रही है, लोकल डॉक्टर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के इंसाइट और परसिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए ये भले ही अनकाउंटेबल है लेकिन ऑफ लगने से स्पेसिफिक हो गए, इसलिए दा आएगा। एक्चुअली वो एक्सप्लेनेशन पूरी टाइप नहीं हुई, उसमें ये लिखना था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले अपन कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, परंतु यहाँ पे इन अनकाउंटेबल नाउन को ऑफ लगा के स्पेसिफिक कर दिया गया है, पर्टिकुलर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एन कट के दा आएगा। ऐसी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। नेक्स्ट पे जाइए। ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट आर। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिए, ऐसा एक और भी सवाल है, ऐसा एक और भी सवाल है, शायद क्वेश्चन नंबर 19 है वो, शायद क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। उसका और इसका दोनों का फंडा सेम है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे बताओ ऑल बॉयज़ और ऑल द बॉयज़ क्या फ़र्क है, कौन सा कब यूज़ करेंगे। बहुत परेशान करता होगा आपको ये फंडा, और जब इसका आंसर बताऊंगा तुम कहोगे बस इतनी बात थी, ऐसे ही इसके लिए इतने दिनों से किलस रहे थे। छोटी सी बात है बिल्कुल। देखो जरा, ऑल बॉयज़ का मतलब सारे के सारे लड़के, सारे संसार के हर लड़कों की बात हो जाएगी, है ना। ऑल बॉयज़ आर बॉयस्ट्रस एट यंग एज, सबके सब लड़के बॉयस्ट्रस होते हैं यंग एज में, ठीक। ऑल पीपल डू दिस, अगर आपको सबकी ही बात करनी है तो बच्चे ऑल के साथ द वगैरह मत लगाइए, लेकिन क्यों जनरलाइज सेंस है, सबकी बात हो रही है। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लोगों की बात करनी है, जैसे ऑल द बॉयज इन दिस क्लास, ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ आवर फैमिली, अगर आपने उनको स्पेसिफिक कर दिया, अगर आपने उनको स्पेसिफिक कर दिया, फिर ऑल बॉयज नहीं कर पाओगे, फिर ऑल द बॉयज लिखो, बस इतनी सी बात। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को मुझे पढ़ के बताओ, क्या पूरे संसार में जितने आम हैं, क्या पूरे संसार में जितने आम हैं उनकी बात हो रही है, इस टोकरी के आमों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑल मैंगोज नहीं ऑल द मैंगोज लिखना पड़ेगा। कुछ आ रही है बात समझ में, ये फंडा था बस इतना सा। चलिए, मैन यू सॉ। अब यहाँ पे फंडा क्या है, ये आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड, सॉरी प्रोनाउन चैप्टर से रिलेटेड फंडा अगर आपको याद हो, ये यू सॉ हेयर यस्टरडे, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है इसके लिए। और अगर आपको याद हो तो रिलेटिव प्रोनाउन जब अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो वो अंडरस्टूड किया जा सकता है। यहाँ पे दैट या हुम अंडरस्टूड हुआ है, ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था कि ये सॉ वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे दैट या हुम अंडरस्टूड हुआ, द मैन दैट यू सॉ यस्टरडे, द मैन हुम यू सॉ यस्टरडे, बात है कि यहाँ पे ये अंडरस्टूड हुआ है। कुछ आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, इसको स्पेसिफिक कर रखा है, वो आदमी जिसको तुमने कल देखा था वो मेरे अंकल में से एक है, वो मेरे अंकल्स में से एक है, वो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ जनरलाइज आदमी की बात नहीं हो रही है, अ मैन जिसको तुमने कल देखा था। अब ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ से तुम वो बात पकड़ पाओगे। मुझे बताओ जो ये सेंटेंस बोल रहा है और सुन रहा है, दोनों को पता है किस आदमी की बात हो रही है, हाँ कि ना। वो आदमी जो कल तुमने यहाँ देखा था, तो सुनने वाले को तो कहा जा रहा तूने देखा था, तो उसको भी पता है किसकी बात हो रही है, बोलने वाले को पता है।
अगर अगर स्पीकर लिसनर दोनों को पता है तो यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज होगा, मैन से पहले द आर्टिकल यूज होगा। वो आदमी जिसको तुमने कल देखा था वो मेरे अंकल्स में से एक है, यहाँ पे मतलब है माई अंकल्स में से एक अंकल, मेरे 4-5 चाचा हैं उनमें से एक ही है। क्लियर है? चलिए, अनलेस द न्यू रेजोल्यूशन इज कंप्लीटली रिवाइव्ड इट विल कॉज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल टू न्यू एम्प्लॉयज। सेम कॉन्सेप्ट, न्यू एम्प्लॉयज, न्यू एम्प्लॉयज शुड गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग फर्स्ट। नए जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, नो एरर। सारी दुनिया के सब न्यू एम्प्लॉयज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ कोई पर्टिकुलर न्यू एम्प्लॉयज की बात हो रही है कि सबकी? अगर जब तक नया रेजोल्यूशन पास नहीं होता, ये नया रेजोल्यूशन जो है बिल्कुल रिवाइव नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से बड़ा ग्रेट डील ऑफ ट्रबल होगी न्यू एम्प्लॉयज़ को। तो किसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, सारी दुनिया के न्यू एम्प्लॉयज़ की तो बात हो नहीं रही। तो यहाँ पे फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़ लिखना पड़ेगा, वही ऑल मैंगोज और ऑल द मैंगोज वाली बात है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। आई डोंट हैव फेथ इन अलमाइटी एंड बिलीव दैट अनटिल एंड अनलेस वन हैज़ फेथ इन वन सेल्फ वन कांट बिलीव इन एनीथिंग। मैं भगवान में यकीन नहीं करता और ये मानता हूँ कि जब तक किसी का खुद में ही फेथ नहीं होता जब तक वो किसी और में फेथ नहीं कर सकता। अब भैया ये भी वही वाली बात है, हाथ बंधे हुए हैं, मजबूर है, क्या करूँ। मैंने इंग्लिश बनाई होती तो शायद कुछ और बनी होती। अब ये डिक्शनरी में टाइप किया मैंने गॉड को, स्कूलों में हम पढ़ते थे गॉड से पहले द आर्टिकल का यूज़ करें, गॉड से पहले द आर्टिकल का यूज़ करें। पता नहीं कहाँ पढ़ाया गया, सबने पढ़ा है लाइफ में, सबने पढ़ रखा गॉड से पहले द लगाए, है ना। एक बार जरा ये देखना स्पेशली, गॉड सिंगुलर नॉट यूज्ड विद द आर्टिकल ना लगाए। डू यू बिलीव इन गॉड? गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू, द सन ऑफ गॉड। कुछ आ रही है बात समझ में? गॉड से पहले दा नहीं लगाना, ये तो ये कह रहा है। और अलमाइटी पे आ जाओ, अलमाइटी के 50 और मतलब है, 50 और मतलब है, लेकिन जब अलमाइटी का मतलब, अरे यार ये इसके नीचे ढक गया भाई। अब ये स्लाइड बाहर निकल के मुझे करना पड़ेगा यार, मेरे पे इतना यकीन है क्या तुम्हें? ये जो 4th पॉइंट है ना बच्चे, वो था एक्चुअली, ये नीचे ना 4 नंबर जो पॉइंट है शायद थोड़ा धुंधला तुम्हें दिख भी रहा हो। द अलमाइटी का मतलब जो गॉड निकलता है, द अलमाइटी का मतलब जब गॉड की सेंस में लिया जाता है तब अलमाइटी से पहले द लगाना। अलमाइटी का मीनिंग जब गॉड लिखा जाता है तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप इसको डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा, मैं सारी स्लाइड फिर ऊपर नीचे हो जाएंगी, दोबारा एग्जिट करना पड़ेगा, समझिए जरा। ठीक, गॉड से पहले द आर्टिकल का यूज़ ना करें, लेकिन अलमाइटी का जब गॉड मीनिंग लगा के लिया जाए तो द आर्टिकल का यूज़ करें। अभी याद करना पड़ेगा इसका बच्चे, मेरे पास कोई सोल्यूशन है नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी, इसको देखिए अब। इफ अ मैन डिलीजेंटली सीक्स टू come into the contact with the best that has been thought and said in this world, he will become simple and selfish। अगर एक मैन diligently सीख करे, मतलब कोशिश करे कांटेक्ट में आने की विद द बेस्ट, जो सबसे बेस्ट आज तक सोचा गया कहा गया है, तो वो सिंपल और सेल्फिश हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कांटेक्ट विद द बेस्ट, कम इनटू द कांटेक्ट विद द बेस्ट। अब इसके लिए फिर से वही फ्रेज, ठीक है, ये एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये कॉन्टेक्ट वर्ड मैंने डिक्शनरी में बेसिकली टाइप किया है और इसका एग्जांपल देखिए, स्पेशली बोल्ड करके लिखा हुआ है, हैव यू केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स? इन कॉन्टेक्ट विद समबडी, आर यू इन कॉन्टेक्ट विद हिम, आर यू इन कॉन्टेक्ट विद देम। यहाँ पे इन कॉन्टेक्ट विद देम ये एक फ्रेज है बच्चे, इसके साथ जबरदस्ती आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, द कॉन्टेक्ट और एन कॉन्टेक्ट ये सब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्ट वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल की तरह से यूज लिया जाता है, साफ साफ लिखा हुआ है। जनरली अपन को लिखा मिलता है कॉन्टेक्ट, मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की तरह यूज ले लेते हैं, काउंटेबल सिंगुलर की तरह भी अनकाउंटेबल सिंगुलर यूज ले लेते हैं, स्पेशली लिखा हो सिर्फ अनकाउंटेबल और कुछ नहीं लिखा हो। देखो कुछ आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे इस वाले मीनिंग के अंदर अपन कॉन्टेक्ट को अनकाउंटेबल की तरह से यूज लेके ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए
वो होता ना अ कॉन्टैक्ट, हाँ मेरा एक कॉन्टैक्ट है, कहने का मतलब मेरा एक पर्सन है, उस केस में अपन काउंटेबल की तरह से यूज लेंगे। यहाँ दो लोगों के बीच में जब कॉन्टैक्ट की बात आएगी तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, तो यहाँ पे इनटू द कॉन्टैक्ट नहीं, सीधा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट आएगा सीधा इस पर ही। कॉन्जर्वेशन कॉन्जर्वेशन कॉन्जर्वेशनलिस्ट्स, ठीक है, कॉन्जर्वेशनलिस्ट्स बिलीव दैट, बताया था ना जी वाली दिक्कत, लंबे वर्ड बोलने में दिक्कत होने लगी है, देखो कितने साल और पढ़ा पाऊंगा। बिलीव दैट better management of national parks is the only way to save India's tiger population from extinction। कॉन्जर्वेशनलिस्ट्स का ऐसा मानना है कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ पार्क्स, अगर बेहतर मैनेजमेंट करी जाए नेशनल पार्क्स की, बेहतर मैनेजमेंट करना ही इकलौता रास्ता है ऐसा ऐसा करने का, ये टाइगर पॉपुलेशन को बचाने का, ठीक है। अब मैनेजमेंट वर्ड को जब डिक्शनरी में टाइप करोगे तो आएगा ये अनकाउंटेबल। सेम यही बात होती है बच्चे, जैसे नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज इज पावर, सुना होगा आपने, है ना। नॉलेज अनकाउंटेबल है, लेकिन आपने फिर ये भी सुना होगा अ गुड नॉलेज ऑफ, ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, सुना है, अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जब अपन उनको बेसिकली कह सकते हो कि उसके टाइप बता देते हैं, उसको पर्टिकुलर सेंस में यूज ले लेते हैं, किस चीज़ की नॉलेज, अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे करके, या उसको जनरलाइज ना रख के उसके अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं, तब अपन उनके साथ आर्टिकल का ऐसे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कि जितनी अभी हो रही है उससे बेहतर मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो फंडा है ना, यहाँ पे बेसिकली फंडा है जो, वो ये है कि मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो स्लाइटली चेंज हो गया। मैनेजमेंट का मीनिंग नहीं कह सकते, बेसिकली उसके अंदर एडिशन होगी किसी चीज़ की, सेम जैसे यहाँ पे नॉलेज है, जब नॉलेज अपने आप में अकेला होता है तो नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, कुछ नहीं आएगा आर्टिकल वार्टिकल इसके साथ, ठीक है। ए आर्टिकल तो खास करके मतलब AN1 को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर मैं लिख दूं अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, तब आ पा रहा है। सेम वैसे यहाँ पे एक बेहतर मैनेजमेंट, एक बेहतर मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है नेशनल पार्क की वो हो रही है, एक बेहतर मैनेजमेंट की, इससे जितनी हो रही है इससे एक बेहतर मैनेजमेंट, अगर इससे एक दूसरी स्टेज अपन अचीव करें, इससे एक बेहतर स्टेज अपन अचीव करें, तब की ये बात करने लग रहा। तो यहाँ पे आपको अकेले बेटर से काम नहीं चलेगा, अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ ये लिखना पड़ेगा। सेम बात ऐसा ही है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब अपन कुछ फ्रेज वगैरह ऐड कर देते हैं, तब उसके साथ ऐसे आर्टिकल लगाने अलाउड हो जाते हैं, आपको रीडिंग से ही पता चलेंगे, इनके लिए अलग से कोई बुक नहीं आती है, कोई अलग से मेरे पास ऐसी लिस्ट नहीं है कि मैं आपको सारी लिखवा दूं, काम हो जाएगा। आर्टिकल चैप्टर के जो बेसिकली आपने एरर देखे होंगे, इसके अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे ऐसे वाले जो है, काफ़ी सारे सवाल हैं जो आपको बेसिकली रीडिंग बेस्ड थे, या कह लो जानबूझ के वो डालने हैं बच्चे, मैं उनको छोड़ भी सकता हूँ, समझ रहे हो, कि मैं सिर्फ जितना जितना क्लास में सारे रूल पढ़ाते हैं वो उतना उतना पढ़ाऊँ, उसके बेस पे एरर करा दूँ, आप भी खुश हो, हाँ मज़ा आ गया। फिर ऐसे वाले करने के लिए कहाँ जाओगे, फिर पेपर में बैठ के माथा पीटोगे। यहीं अगर बुक में मिल गए, प्रैक्टिस के लिए मिल गए, डाउट सीरीज में मिल गए, तो काम हो जाएगा ना फिर आपका। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए ज़रा। People in Darwin had become so accustomed to the cyclone warnings that few of them paid any attentions। ये टाइपिंग एरर है बच्चे, अटेंशन आएगा यहाँ पे। पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग विच बिगैन दिस मॉर्निंग। ये जो लोग थे ना डार्विन के, ये डार्विन में रहने वाले जो लोग थे, इतने ज़्यादा आदी हो गए थे साइक्लोन वार्निंग्स के कि आज सुबह जब वो साइक्लोन वार्निंग आई ना, तो उनमें से बहुत कम ने ही अटेंशन पे किया। ये सेंटेंस बच्चे आपका नो एरर है, ठीक है। हालांकि जो आपके मन में सवाल आया वही मेरे मन में सवाल आया कि अगर ये लोग स्पेसिफिक कर दिए पीपल इन डार्विन, पीपल इन डार्विन, तो जब इन लोगों को स्पेसिफिक कर रखा है तो इन लोगों से पहले फिर आपको दा नहीं लगाना चाहिए था, द पीपल इन डार्विन, द पीपल इन डार्विन। बच्चे पीपल वर्ड को ना जनरली ऐसे जब सब लोगों की बात कर रहे होते हैं तो अपन सीधा भी यूज ले लेते हैं, लेकिन मेरी नज़र में द पीपल लगाना बेहतर है। तो सर पेपर में करके आऊँ कि ना करके आऊँ, पेपर में बिल्कुल डिट्टो ऐसा सेंटेंस दोबारा आ जाए तुम भी नो एरर करके चले आना, लेकिन मेरी नज़र में जितना मैं इसको समझता हूँ, तो इन डार्विन लिखने से ये लोगों को यहाँ पे स्पेसिफिक किया जा रहा है, तो द पीपल लिखते तो बेहतर होता। अब जो वेबसाइट है, मतलब जो पेपर में आया उन्होंने नो एरर दे दिया, तो फिर सब वेबसाइट ने एक्सप्लेनेशन कोई नहीं लिख रहा, सब लिख रहे हैं पीपल पीपल पीपल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लॉजिक भी कोई नहीं दे रहा। मेरे से अगर पूछोगे तो बच्चे मैं द पीपल इसमें बेहतर मानूंगा, लेकिन अगर पेपर में दोबारा आ जाए तो आप नो एरर मार्क करके आ जाइएगा, और कोई अपने पास चारा नहीं। नेक्स्ट पाइए।
ही यूजेज द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वॉयलेंस। कोई डायरेक्टर वगैरह मान लो उसकी बात कर रहा है कि वो मॉक हेरोइक स्टाइल को यूज करता है डिपिक्ट करने के लिए वॉयलेंस को, ठीक। अब फिर वही बात, अगर मान लो ये मॉक हेरोइक स्टाइल कोई बेसिकली स्टाइल हो, जैसे रजनीकांत स्टाइल या ऐसा कुछ स्टाइल, तो अगर सुनने वाले को ये पता है, ठीक है, सुनने वाले को पता है कि कौन से स्टाइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो आंसर जो है वो आपको सबको मेरे ख्याल समझ में पता चल गया होगा कि वॉयलेंस जो है अनकाउंटेबल नाउन की तरह से ट्रीट होगा, तो यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं आएगा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। जो डाउट हुआ होगा वो मैक्सिमम यहाँ पे हुआ होगा कि मॉक हेरोइक स्टाइल पहले तो जिक्र हुआ नहीं, दा क्यों लगा रहे हो बच्चे। बात आपकी ठीक है, यहाँ पे ए भी ठीक है, दा भी ठीक है। फिर वही बात, अगर सबको पता है कि कौन से, जैसे ही यूज द रजनीकांत स्टाइल, अ रजनीकांत स्टाइल तो लिखोगे नहीं, द रजनीकांत स्टाइल लिखोगे। सेम वैसे अगर मॉक हेरोइक स्टाइल की अगर बात मतलब पहले से पता, कोई ऐसी टर्म है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता है, तब द लगाएंगे, और नहीं पता है तो अ लगाएंगे। अब इसके अंदर तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कोई और एरर मिल गया। अगर सेंटेंस में कोई और एरर मिल चुका है फिर तो इसकी साइड देखने की जरूरत ही नहीं है, हाँ कि ना। और अगर सर मान लो ये वाला एरर ना होता तो इसको लगाते कि नहीं लगाते बच्चे, नो एरर ही छोड़ के आते, क्योंकि ग्रामेटिकली दोनों सही, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, ये सवाल बच्चे बहुत ज़्यादा जगह पे दिया हुआ है ना। एक जगह पे इसके अंदर क्या कर रखा है कि द को हटा रखा है, और इसको पहले देख लो आप, पूरे को पढ़ो पहले आराम से एक बार। द फैक्ट दैट, ये जो फैक्ट है कि कॉम्पैक्ट कार जो है वो बेहतर है कन्वेंशनल कार से, ये प्रूव हुआ है उसकी सेल से, ठीक है। मान लो नई गाड़ियाँ आई हैं, कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ आई हैं, छोटी गाड़ियाँ आई हैं, वो बेहतर होती हैं कन्वेंशनल कार से, ये प्रूव हुआ है उनकी सेल से, ठीक है। पुरानी, जैसे पुरानी गाड़ियाँ थोड़ी लंबी लंबी सी वाली चलती थी, अच्छा लंबा इंजन होता था, अच्छा लंबा पीछे डिग्गी वाला स्पेस होता था। फिर ये स्विफ्ट टाइप की, रिट्स टाइप की गाड़ियाँ चली, छोटी छोटी सी, है ना, पीछे से दबी, हैचबैक बोलते हैं जिनको, तो सेल भी काफ़ी हुई इनकी, है ना। ईजी टू हैंडल होती थी, मोड़नी वोड़नी आसान होती थी, कंफर्टेबल होती थी, छोटे डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छी होती थी। तो ये जो फैक्ट है कि कॉम्पैक्ट कार बेहतर होती है कन्वेंशनल कार से, ये प्रूव हुआ है उसकी सेल से। अब ये कोई पर्टिकुलर फैक्ट की बात करी जा रही है, दैट आर्टिकल लगा रखा है, तो यहाँ पे दा तो आएगा ही आएगा। एक साइट ने तो ये एरर बना के दे रखा है कि यहाँ पे दा काट रखा था, मतलब दा नहीं था उसमें, दा लगाने वाला एरर दे रखा था। बाकी सब ने इसको ऐसा कैसा दे रखा है और नो एरर दे रखा है। इसके अंदर भी बच्चे वही बात है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जरा इधर देखना जरा, इस सेंटेंस को देखिए, अ टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, एक टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे ए आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या है ए आर्टिकल का, क्या एक टीचर कहना चाह रहा है कि लिखा भले ही एक टीचर हुआ लेकिन इसका इनडायरेक्ट मीनिंग सब टीचर्स है, कि इसका इनडायरेक्ट मीनिंग सब टीचर्स है, हाँ क्या ना। हाँ जी, ये जो मैंने बात बोली है कुछ समझ में आई, कि लिखा भले ही अ टीचर हुआ है लेकिन इसका इनडायरेक्ट मीनिंग जो है वो टीचर्स है, टीचर्स मस्ट बी वेल क्वालिफाइड। ए एन आर्टिकल, अगर आप मेरे से, आपने आर्टिकल चैप्टर पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि ए एन का मतलब ऑल जैसा होता है, ए एन का मतलब जो होता है ऑल जैसा होता है, कुछ याद आ रहा है। तो उसी लॉजिक पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अ टीचर इज इक्वल टू टीचर्स, हाँ क्या ना। हमेशा ए एन का मतलब ऑल नहीं, ए एन का मतलब वन भी होता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में, इस टाइप के सेंटेंसेस में ऑल वाला मीनिंग देने के भी ए एन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो इसने लिख रखा, पता क्या कर दिया, इसने बना दी खिचड़ी को, पैरेललिज्म नहीं है सेंटेंस में। या तो ऐसे लिखता, द फैक्ट दैट अ कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन अ कन्वेंशनल कार, या फिर लिखता द फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट कार्स आर बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, या फिर द आर्टिकल लगा के भी पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो। याद आ रहा, अ डॉग द डॉग। तो यहाँ पे अगर लिखता द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द कन्वेंशनल कार, पैरेललिज्म नहीं है एक्चुअली सेंटेंस के अंदर। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, अपनी जगह ये ठीक है, लेकिन पैरेललिज्म का इसके अंदर एरर होना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात, पेपर में क्या करें सर, एरर आ जाए यही सेम दोबारा, तो भैया नो एरर मार के चले आना। लेकिन दिक्कत सबके साथ ये है कि एक बुक के अंदर कुछ छप जाता है तो कोई भी बोलने की हिम्मत, अंदर से उनको पता है, जानते भी हैं, लेकिन कोई यूट्यूब पे आके ये बोलना नहीं चाहता कि भैया ये चीज़ गलत लिखी हुई है।
सबको ऐसा लगता है कि कहीं यार मुझे ही ना पता हो, बाद में चल के बेइज्जती हो जाए। होगी तो होगी भाई, बाद में गलती मान लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अभी तक जितना मेरा ज्ञान है, जो मेरी जो समझ कहती है, ग्रामेटिकली द कॉम्पैक्ट कार लिखना ठीक है, क्योंकि द आर्टिकल लगा के भी थिंग और एनिमल की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बात वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरेललिज्म मेंटेन करना चाहिए था इसको। इसको अगर लिखना था, यहाँ पे द कॉम्पैक्ट कार लिखना था तो इधर भी द कन्वेंशनल कार लिखना था। यहाँ पे अ कॉम्पैक्ट कार लिखना था तब इधर अ कन्वेंशनल कार लिखना था। यहाँ पे अगर कॉम्पैक्ट कार्स लिखना चाहता था तब इधर कन्वेंशनल कार्स लिखना था। इसमें पैरेललिज्म मेंटेन होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पेपर में आ रहा नो एरर मार्क करके आ जाना आप भी, लेकिन इसमें पैरेललिज्म मेंटेन होना चाहिए था। नेक्स्ट पे आ जाइए। आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग। अब ये आपने पढ़ रखा है टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद ये ए आर्टिकल नहीं आता, ये एरर पढ़ रखा है। मैंने मार्क एक्चुअली इसके लिए किया है। फाइंड फॉल्ट के बाद ना बच्चे विद प्रीपोजिशन आती है। फाइंड फॉल्ट के बाद ना विद प्रीपोजिशन आती है, टाइपिंग एरर है ये, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। सुनने बोलने में आपको विद बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फाइंड फॉल्ट को डिक्शनरी में टाइप करना, उसके साथ विद प्रीपोजिशन आती है। प्रीपोजिशन चैप्टर का एरर है ये। द ग्रीक पीपल आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। ग्रीक लोगों को बड़ा ही बहादुर माना जाता है। अब बात यहाँ पे ग्रामेटिकली गलत नहीं है, द ग्रीक पीपल लिखना, पीपल नाउन हो जाएगा, ग्रीक एडजेक्टिव हो जाएगा, द आर्टिकल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाना चाहिए था कायदे से। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाना चाहिए था कि द ग्रीक पीपल को कटवा के करवा लेते द ग्रीक। ये वही वाली बात है कि द रिच पीपल, द रिच पीपल भी ग्रामेटिकली ठीक होता है, लेकिन द रिच में जब द रिच का मतलब ही है गरीब लोग, सॉरी द अमीर द रिच का मतलब ही अमीर लोग, तो फिर द रिच पीपल लगाने की क्या जरूरत है। तो ये सुपरफ्लस टाइप का एरर हो गया कि द ग्रीक का मतलब ही हो गया ग्रीक लोग, तो यहाँ पे पीपल लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा, चलो वो आगे डिस्कस करूंगा, एक आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे वो बात बताऊंगा आपको। ग्रीक एडजेक्टिव भी होता है, ग्रीक नाउन भी होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक बात है, वो आगे चल के करेंगे। यहाँ पे ग्रीक को अपन एडजेक्टिव मान के कि द ग्रीक ने अपने आप में नाउन बना दिया, तो पीपल की जरूरत नहीं, इसलिए उसको हटा रहे। नेक्स्ट भाई, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर। अब आपको सीधा सीधा फ्रेज लिख के दे दिया सेट ऑन फायर, कि ये सेट ऑन फायर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। भाई बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फायर, ये जो वर्ड है फायर, अलग अलग सिनेरियो में हो सकता है कि इससे पहले कोई आर्टिकल ना आए, हो सकता है कि इससे पहले ए आर्टिकल आ जाए, और हो सकता है इससे पहले द आर्टिकल भी आ जाए। सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। मान लो हम बैठे हैं और मुझे कहना है कि उन्होंने आग जला ली, तो दे स्टार्टेड अ फायर, उन्होंने एक आग जला ली, उन्होंने एक आग जला ली, दे स्टार्टेड अ फायर। अच्छा, द फायर दैट ब्रोक आउट 2 years ago, वो जो आग लगी थी 2 साल पहले, द फायर। ठीक। अगर मैं कहूँ फायर, फायर इज अ वेरी यूजफुल डिस्कवरी, आग जो है बड़ी यूजफुल डिस्कवरी है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फायर का मतलब जो नॉर्मल आग हो, आग, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये अनकाउंटेबल मानी जाएगी। लेकिन उन्होंने एक आंच जला ली, छोटी सी अंगीठी जला ली, कहीं लकड़ी जला के आग लगा ली, दे स्टार्टेड अ फायर, ऐसे वाला मीनिंग देना तो ए आर्टिकल आएगा। स्पेसिफिक कर दे वो वाली आग जो वहां लगी थी, तो द आ जाएगा। कुछ आ रही बात समझ। अब इसको देखो जरा, वेंदा, जब उस घर में आग लगी हुई थी, वो जब घर में आग लगी, यहाँ पे नॉर्मल आग वाला मीनिंग है, कोई एक आग वाला या वो वाली आग वाला मीनिंग नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइप की आग नहीं लग रही। या फिर आग को जैसे होता ना, ठंड लग रही थी, उन्होंने एक आग जला ली, दे स्टार्टेड अ फायर, ऐसे करके। अगर वो वाला मीनिंग होता तो अ फायर कोई पर्टिकुलर होता, तो द फायर नॉर्मल मीनिंग में कोई आर्टिकल नहीं। ये ऐसे है जी इसका कॉन्सेप्ट, फायर के साथ कब क्या लगाना है कब नहीं लगाना। इट इज़ अ 9:45। अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ कि 9:45 के साथ एक नहीं आएगा, इसको समझ लो। 9:45 क्या है, पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। अब ऐसे बोलोगे इट इज़ अ 12 o'clock, क्यों सीधा क्यों बोलोगे इट इज़ 12 o'clock, प्रॉपर नाउन है सर, पर्टिकुलर टाइम है। 9:45 का मतलब क्या, 9:45, ये भी प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे क्वार्टर अलग थोड़ी है बच्चे, तुमने क्वार्टर को कर दिया, क्वार्टर काउंटेबल है, तुम वो वाला क्वार्टर समझ बैठे हैं, एक क्वार्टर तो भैया तुम 10 बजे कोई वो दूसरा ही तो 10 नहीं बजा दिए कि 10 बज गए हैं, क्वार्टर का समय हो गया है। तो भैया ये 9:45 अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब 9:45 है। जैसे 12 बजे से पहले अ नहीं लगाओगे, इट इज़ अ 3 o'clock नहीं लिखोगे, इट इज़ 3 o'clock लिखोगे, वैसे ही 9:45 से पहले ए क्यों लगाओगे, प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, पर्टिकुलर टाइम है।
ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। वो जानता है, इसमें देखो दो बातें, सेम वाली बात तो मुझे लगता है पकड़ ली होगी कि द सेम आएगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करो, वो जानता है कि तुम्हारे जो मसल्स हैं वो उसके मसल्स के जैसे नहीं, कोई पर्टिकुलर की बात करो तो द सेम आ जाएगा। यहाँ पे ये हिज, फिर बता रहा हूँ बच्चे, प्रोनाउन की तरह से काम करा, ना कि एडजेक्टिव की तरह से। हिज का मतलब यहाँ पे हिज मसल्स है, हिज का मतलब यहाँ पे हिज मसल्स है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, इसीलिए एरर आप टिकाओगे। दिक्कत यहाँ पे द सेम वाली है, हिज वाली नहीं। हिज का मतलब यहाँ पे हिज मसल्स है, प्रोनाउन है। द बेबी वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द एल्डरली। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये बुक के अंदर इसमें इन द चार्ज वगैरह कुछ कर रखा है बच्चे, नो एरर है। इसका आंसर गलत है, चेंज कर लीजिएगा। एक आंसर पहले ठीक कराया मैंने, एक आंसर ये गलत है। 178 क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है। एक्चुअली जब ये पेपर में आया तब यहाँ पे ऑन लिखा हुआ था, ऑन द चार्ज और काट के इन करना था, ठीक है। ऐसे करके पेपर में एरर आया था, ये जबरदस्ती का ये इस चैप्टर में डल के कुछ गलत ही एरर मार्क हो गया इसमें। ये नो एरर आएगा बच्चे, इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। इन द चार्ज ऑफ वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इन चार्ज ऑफ समथिंग एकदम सही एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वन शुड नेवर ट्राई टू कैच वन बाय नेक, ये आपको मैंने कराया हुआ है, ठीक है। बॉडी पार्ट के साथ कब दा लगता है और कब पजेसिव एडजेक्टिव लगता है, कुछ याद आ रहा है? अगर स्पेसिफिक करना पड़ जाए, जैसे जैसे मैं किसी और की गर्दन घुमा सकता हूँ, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ खुद की गर्दन है तो ही टर्न्ड हिज हेड, ऐसे करके। लेकिन लेकिन कोई कुणाल पर मेरी पीठ तो थपथपा नहीं सकता, तो फिर इसमें ऑब्वियस हो जाता है और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ाया था आपको, अरे हाँ के ना। क्या है, मान लो इसमें लिखा हुआ है कि किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरे को गर्दन से पकड़ने की। अब मैं कुणाल को मोहन की गर्दन से पकड़ सकता हूं क्या? नहीं। ऑब्वियस बात है कि जिसकी बात हो रही है गर्दन उसी की होगी, तो यहाँ पे पजेसिव लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा द आर्टिकल का यूज करोगे, बाय द नेक लिखिए, बाय वंस नेक नहीं, बाय द नेक लिखिए यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। द रीजन वी हैव बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू द फैक्ट। अब इसका जो आंसर है वो भी बच्चे पार्ट सही मार्क हुआ है कि सी, लेकिन वैसे गलत है। ये सुपरफ्लस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब रीजन वर्ड आपने लिख दिया तो रीजन को दिखाने वाली कंजंक्शन क्यों लिख रहे हो, है ना। अगर ऐसे लिखा होता, यहां से सेंटेंस शुरू होता, वी हैव बीन एबल टू पे इनकम टैक्स, वी हैव बीन एबल टू पे इनकम टैक्स बिकॉज वी डिड नॉट रिसीव, ऐसे करके लिखते ही एकदम सही हो जाता, एकदम सही हो जाता। लेकिन यहां पे इसने जबरदस्ती का ये रीजन वर्ड पहले लिख दिया, तो फिर आगे क्यों लगा रहे, सब कुछ हट जाएगा, ये वाले तीनों वर्ड हट जाएंगे। द रीजन वी हैव बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज दैट, वो है की। क्योंकि वर्ड, ये ड्यू टू का मतलब होता है क्योंकि, ये क्योंकि तब लगाते हैं ना जब रीजन ना आ रहा होता। अब रीजन वर्ड लगा दिया फिर भी क्योंकि किए जा रहे हो भैया, दैट से बनेगा अब ये सीधा। नेक्स्ट पे जाइए, आंसर चेंज कर लीजिएगा इसका। ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, ये आ गई भाई वो वाली चीज। अब देखो यहाँ पे आप द ग्रीक लिख सकते हो, यहाँ पे आप द ग्रीक भी लिख सकते हो। ग्रामेटिकली तो द ग्रीक पीपल भी ठीक है, लेकिन फिर वही बात, जब द ग्रीक अपने आप में ग्रीक लोग बना देगा तो पीपल क्यों लिखोगे। लेकिन अगर आप ग्रीक्स भी लिखना चाहते हो तो वो भी ठीक है, सेम वैसे जैसे इंडियंस ठीक होता है, अमेरिकन ठीक होता है, क्योंकि वर्ड अपने आप में नाउन भी होते हैं। इंडियन वर्ड सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होता है, इंडियन कल्चर ऐसे करके। इंडियन वर्ड सिर्फ अपने आप में एडजेक्टिव नहीं, इंडियन नाउन भी होता है, तो भी तो इंडियंस लिख पाते हो, अमेरिकन लिख पाते हो, ब्रिटिशर्स लिख पाते हो, हाँ के ना। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, ग्रीक वर्ड अपने आप में नाउन भी होता है। और अगर आपको ग्रीक लोगों की बात करनी है, स्पेसिफिक करना है कि, तो भी आप यहाँ पे द ग्रीक से भी बना सकते हो। बस ग्रीक्स अकेला मत लिखो, है ना। पूरी की पूरी कम्युनिटी को या कुछ देश के नागरिकों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो द आर्टिकल लगा लो। द ग्रीक, जैसे अपन बोलते हैं ना द ग्रीक राइटर्स, अगर आप उनको भी यूज करना चाह रहे हो, एडजेक्टिवली नाउन की तरह से यूज करना चाह रहे हो, तो भी बच्चे द आर्टिकल का यूज करो। द ग्रीक्स लिख दोगे तो भी ठीक है, द ग्रीक लिख दोगे तो भी ठीक है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीक वर्ड अपने आप में नाउन हो सकता है। एडजेक्टिव मान के आप इसको पूरे को नाउन कराना चाहते हो तो भी ठीक है, और ये ग्रीक्स अपने आप में भी नाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके में से कोई भी लगा दोगे चलेगा। नेक्स्ट पे जाइए। टू बी ए किंग एंड वियर अ क्राउन, ये बच्चे इसका भी आंसर गलत है। एक राजा होना और ताज पहनना, एक राजा होना ताज पहनना ग्लैमरस लगता है देखने में, बर्दाश्त करने से। ये बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ का एक कोट है, उन्होंने कहा कि भैया राजा होना और ताज पहनना दूर दूर से देखने में बढ़िया लगता है, ठीक, जो झेल रहा होता है उसी को पता होता है। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। इसमें कुछ और ही एरर निकाल दिए, क्राउन से पहले दा निकालना, ये बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है,
क्योंकि ये दोनों बातें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो राजा है वही ताज पहनता है, जो राजा है वही ताज पहनता है। ये दोनों बातें सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे था ना स्लो एंड स्टडी वाला। ये दोनों बातें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए इसके साथ वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगी। आंसर चेंज कर लीजिएगा बच्चे, इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा। तीन मेरे ख्याल अभी तक 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, ठीक है। ही हैज़ बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन सिंस चाइल्डहुड। देखो यार, अब तुम कह रहे होगे कि यार आप तो कह रहे थे बहुत प्रूफ रीडिंग कराई है, ये कराई है, वो कराई है, 3 आंसर गलत है। बच्चे मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कोई भी किताब उठा लेना, अगर जिसके अंदर 250 सवाल हो एक चैप्टर के, उसके अंदर आपको 10 से कम एरर गलत मिल जाए। चैलेंज दे रहा हूँ ओपन, कोई बड़ी से बड़ी किताब, मशहूर से मशहूर किताब कोई ले आना। लेकिन फिर भी ये मैं घमंड में नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल हम्बल। यार पहला एडिशन था तो ये चीज़ें हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, कितनी भी कराने के बाद हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार, एक एक बोर्ड पे बता रहा हूँ। बताओ इससे ज़्यादा और क्या बताऊँगा। 50 किताबों में 50 चीज़ें गलत होती हैं, कोई पूछता नहीं है, उनको ऐसी पड़ी रहती हैं 10-10 साल तक। और कोई ऐसी मेरे को किताब बता दो, सिंगल एक किताब बता दो जो डाउट सीरीज जिसने पूरी करा दी हो अपनी खुद की किताब की। 50 लोगों की किताबें आती हैं, खुद की डाउट सीरीज कभी निकाली किसी ने? ये निकाल रखी है मैंने, कि आपको 1-1 रुपया वर्थ इट लगे, ठीक है। और अगला जब कभी एडिशन आएगा आज से 5-6 महीने बाद, तो ये सारी करेक्शंस मैं उसमें करा दूंगा। अभी के लिए आपको बोल के बता रहा हूँ भाई, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब करेक्शन आएगी तब आएगी, तुम तब तक तो पेपर दे के निकल भी चुके हो गए ना, तो आप लोग परेशान ना हो जाएं, इसके लिए अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए जरा इसमें क्या होगा। हाँ जी, ही हैज़ बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग रहा है। अब यहाँ पे एरर तो मेरे ख्याल ठीक मार्क का रखा है, लेकिन 202 में कितने नंबर कहाँ पे मार्क किया? 202 में 202 के बी पार्ट में मार्क कर दिया। एक्चुअली इस सेंटेंस को सही करने के 2 तरीके हैं। इस सेंटेंस को सही करने के 2 तरीके हैं। होता क्या ना, जब एक ही पर्सन के लिए बात करी जाती है, जैसे हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट दोनों इस पर्सन के लिए यहाँ पे लगा रखा है। जब एक ही पर्सन की बात हो रही है तो 2-2 जगह आर्टिकल नहीं लगाते अपन। लेकिन अगर बोथ वर्ड आए, ही इज बोथ अ सिंगर एंड अ राइटर, ही इज बोथ अ सिंगर एंड अ राइटर, अगर बोथ वर्ड आता तो आर्टिकल दोनों जगह यूज करना होता अपने को, भले ही एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं, या तो बोथ हटा दूं, या तो बोथ हटा दूं। फिर ये वाली बात देखो, आर्टिकल एक ही बार में काम चल जाएगा, एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अगर बोथ रखूंगा तो हार्ड वर्किंग से पहले ये आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जिस पेपर में आया उन्होंने बी पार्ट मार्क किया कि बोथ को हटा ले। ग्रामेटिकली दोनों तरीके से ठीक कर सकते हो, हार्ड वर्किंग से पहले ए लगा के भी ठीक हो जाएगा, बोथ हटा के भी ठीक हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसे प्रेफरेंस दी है बोथ हटाने वाले को। हालांकि अपन करेक्ट द लेटर वन करते हैं, बाद वाले को करते हैं। ग्रामेटिकली शायद उसने सोचा नहीं उस टाइम पे जब ये पेपर में दिया होगा। पेपर में आए तो आप भी ये बोथ को हटा के आ जाइएगा, ठीक है। हालांकि फिर बता रहा हूँ, दोनों तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट बताइए। द महाभारत इज बिलीव टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक अवेलेबल ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे अर्थ से पहले द काट दिया। सर आपने तो पढ़ाया था प्लेनेट के नाम से पहले द आता है, बिल्कुल सही है, मैंने खुद ने पढ़ाया था, लेकिन अर्थ यहाँ प्लेनेट के नाम के लिए यूज नहीं हो रही है। समझिए जरा, अर्थ से पहले कब द आएगा कब नहीं आएगा, इधर देखो। अर्थ को जब प्लेनेट वाली फॉर्म में यूज लोगे, अगर प्लेनेट वाले मीनिंग में यूज लोगे, द सन, द अर्थ, द मून, द जुपिटर, द सैटर्न, अगर प्लैनेट्स की बात हो रही है उसमें यूज लोगे तो द आएगा, वरना नहीं आएगा। देखो जरा, द प्लेनेट अर्थ, जब प्लेनेट की फॉर्म में यूज में लिया है तब द आया। इधर देखो, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, नहीं आया। हाँ जी, द अर्थ ओजोन लेयर, अर्थ की ओजोन लेयर, प्लेनेट की ज्योग्राफी के सेंस में यूज लिया, द आया। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ प्लेनेट की सेंस में बात करिए, द आया। आई मस्ट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, इस बार प्लेनेट के सेंस में यूज में नहीं ले रहे, ज्योग्राफिकल टर्म्स में यूज में नहीं ले रहे, सीधा ऑन अर्थ लिख दिया। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ों को रटिए मत। अर्थ का मीनिंग जब प्लेनेट वाले रूप में यूज हो रहा हो, ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात करनी हो, तब द लगाना, वरना नहीं। नेक्स्ट पे जाइए। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड। अब ये वाला जो सेंटेंस है, अभी फिलहाल स्टेट में इसमें आंसर ये दे दिया कि ए काट के दा कर दो। एक्चुअली था क्या, जब ये पेपर में पूछा गया सेंटेंस था, तो यहाँ पे
मेरे ख्याल द था, हाँ सॉरी ठीक है याद आ गया, यहाँ पे द था और तब ये नो एरर था, यहाँ पे द था और तब ये नो एरर था। ठीक है, अब जरा जैसे जो बेसिकली जो सेंटेंस वेंटेंस छांटे जिन बच्चों ने, उन्होंने क्या सोचा कि आर्टिकल चैप्टर का एरर बनाना है इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को आर्टिकल चैप्टर का एरर बनाना है, तो उन्होंने सोचा कि दा लिखा हुआ है तो नो एरर है, एक काम करता हूँ ए लगा देता हूँ तो ये एरर बन जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही टाइप का आर्टिकल आ सकता है, कि ए ही आ सकता है, दा भी ए आएगा या द आएगा। लेकिन ऐसे भी तो सेंटेंस होते हैं जिसमें ए और द दोनों आ सकते हैं। तो ग्रामेटिकली बच्चे यहाँ पे ए भी ठीक है और यहाँ पे द भी ठीक है, ए लगा लो चाहे द लगा दो, दोनों केस में ये नो एरर रहेगा। जरा देखिए कि द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, जो पेड़ होते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ होते हैं उन्हें प्रॉपरली गिना जाना चाहिए, नंबर लगाए जाने चाहिए, एंट्री लिखी जानी चाहिए। किसी भी फॉरेस्ट के लिए कह रहा हूँ, मान लो बंदा, जो एक फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं उन्हें भैया लिखना चाहिए। हर फॉरेस्ट के लिए अगला कहना चाह रहा है तो अ फॉरेस्ट लगा देगा। अब मान लो कोई ऑफिसर है, वो इंचार्ज है किसी एक जंगल के एरिया का, भी द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है इसमें जितने ट्रीज हैं सबके सब गिने जाने चाहिए, किया जाना चाहिए, तो फिर वो द फॉरेस्ट लगा देगा। तो ग्रामेटिकली ए फॉरेस्ट भी ठीक है, द फॉरेस्ट भी ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ एक्चुअली हुआ क्या है, ये कैसे बना ये सेंटेंस। जब ये पेपर में आया तो यहाँ पे द था और ये नो एरर सेंटेंस था। तो जिस बच्चे ने कंटेंट बेसिकली जो 5 7 10 लोगों ने जो काम किया है, एक बच्चे ने सोचा कि एक काम करता हूँ, इसको आर्टिकल चैप्टर का एरर बना देता हूँ। और उसने आर्टिकल चैप्टर का एरर बनाने की इसको कैसे सोची, उसने सोचा कि यहाँ पे दा लिखा हुआ है तो नो एरर है, और ए कर दूंगा तो एरर बन जाएगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, ए लगा लो चाहे दा लगा दो, दोनों से मीनिंग क्लियर हो रहा है, दोनों ही केस में नो एरर रहेगा। इसका आंसर भी आप चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज, ये वही आ गया नॉलेज वाला ही। मैंने अभी आपको बताया कि नॉलेज वैसे अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अगर इसके साथ आप ऐसे क्वांटिटी को दिखाने वाला वर्ड लगा दो, किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज की बात करने लग जाओ, तो इसके साथ ऐसे आर्टिकल लगाना अलाउड है। गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, अभी पढ़ाया आपको 10 मिनट पहले। आफ्टर डिले ऑफ मोर देन, अब फिर इसमें भी बेसिकली कुछ ऐसी सी बात है। ठीक है, आफ्टर अ डिले ऑफ मोर देन, इसको जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो रटने वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं कि नाउन ऑफ नाउन आएगा, नाउन ऑफ नाउन आएगा तो एर मतलब द आर्टिकल लगाना है। अगर मैं कहूँ ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे द आएगा, द कप ऑफ टी करूँ। तो ऐसे रटना छोड़ दो बच्चे कि नाउन ऑफ नाउन आए तो द आएगा ही आएगा। अ डिले ऑफ 5 मिनट्स, अ लैग ऑफ 2 सेकेंड्स, हाँ कि ना बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी आपको चेंज करना है, ये भी नो एरर है। ठीक है, आर्टिकल चैप्टर में शायद कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो गई, 5 या 6 अभी तक चेंज हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे शायद इसका आंसर 223 का और डिले की जगह द डिले दिया हुआ है। आफ्टर द डिले नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, और डिले में कोई समस्या नहीं यहाँ पे, कि इतने दिन के डिले के बाद, जैसे वो था ना कपल ऑफ डेज, वैसे ही डिले ऑफ 12 months, a delay of 5 months, a delay of 2 days, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आफ्टर डिले ऑफ 2 days प्रोजेक्ट इज लाइकली टू कमेंस नेक्स्ट वीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो द है वो किस सेंस में यूज करना चाह रहा हूँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये डिले स्पेसिफिक है। ठीक है, ये द जिस सेंस में लगाना चाह रहा है वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या सोच के यहाँ पे द सोचा गया है। मान लो कि भैया काम करे जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट बन के नहीं दे रहा। अब जो सुनने वाला है, जो हम बात कर रहे हैं, दोनों दोनों को पता है कि किस देरी की बात हो रही है। भैया आफ्टर द डिले ऑफ 5 months, ये जो देरी हुई ना 5 महीने की, इसके बाद ये प्रोजेक्ट फाइनली बन जाएगा। तो उस सेंस में द डिले भी ठीक है। ग्रामेटिकली ए डिले और द डिले दोनों से यहाँ पे मीनिंग निकाला जा सकता है। फिलहाल ये मेरी नज़र में नो एरर है। द सेलिब्रिटीज दैट ऑर्गेनाइज द मैराथन वर एमिंग एट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अबाउट द ट्रीटमेंट। अब इस क्वेश्चन के आंसर भैया एन नंबर ऑफ जगह, एन नंबर ऑफ थिंग्स दे रखे हैं। कोई कह रहा अबाउट को काट के ऑफ लगा दो, कोई कह रहा अवेयरनेस से पहले एन लगा, मतलब एन को उड़ा दो। ठीक है, ये सेंटेंस बच्चे नो एरर है। अवेयरनेस के साथ ऑफ आता है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ के, देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस मिलेगा। पहले तो ये देख लो कि अवेयरनेस से पहले ए एन आ सकता है कि नहीं आ सकता। अ ग्रेटर अवेयरनेस, अ ग्रोइंग अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस से पहले डेवलप एन अवेयरनेस। अवेयरनेस से पहले ए एन आने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो आप इसको समझिए। और इसके साथ अबाउट आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके लिए
अरे यार ये फिर नीचे चला गया, मुझे लग रहा है। कहाँ तक दिख रहा है तुम्हें? अवेयरनेस प्रॉब्लम, ये फिर नीचे चला गया यार। जो लास्ट सेंटेंस है बच्चे वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द ग्रुप इज ट्राइंग टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट होमलेसनेस। अबाउट आ सकता है किसी चीज के बारे में, अगर ये अपनी अवेयरनेस फैलाई जाए तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज की अवेयरनेस वाला मीनिंग देना होता है तो ऑफ आता है। किसी चीज के बारे में अवेयरनेस के लिए अबाउट लगाना में कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आपको आंसर चेंज करना है। ये सेंटेंस बच्चे नो एरर है, ठीक है। पेपर में भी आए तो भी नो एरर मार्क करके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। लिटल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ना के बराबर नॉलेज ऑफ मेडिसिन कैसे काम आएगी? थोड़ी नॉलेज या जो नॉलेज उसके पास थी, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिख रखा है कि अ लिटल द लिटल दोनों आ सकते हैं, लेकिन वो द अ लिटल नहीं आ पाएगा बच्चे। दैट लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ तो अ लिटल नहीं आ पाएगा, द लिटल ही आएगा। आंसर में आपको लिख दिया कि दोनों लगा सकते हो, अ लिटल मत लगाना, द लिटल ही लगाना। यहाँ पे जो थोड़ी मोटी नॉलेज उसके पास थी उसने उसकी मदद करी जब उसको दर्द हो रहा था। माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब ये बच्चे एक फ्रेज है, साफ साफ देखो बोल्ड करके। भाई साहब क्या रांद काटी यार। रुको एक मिनट, देखो मैं आपको ऐसे मानोगे नहीं यार, तुम कहोगे सारी कह रहा है तुम। इसमें थोड़ा सा ऊपर करके दिखा, अब देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ये एक फ्रेज है, स्पेशली इसने बोल्ड करके लिख रखा है कि अगर आपको ये वाला फ्रेज यूज करना हो तो बिगिनिंग टू एंड यूज किया करो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस इज सो इम्पोर्टेंट अ मैटर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट अ मैटर। अब ये जो सो है ये इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आता है। ही इज सो रिच, ही इज सो वीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा सो के साथ में दैट क्लॉज आता है। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स अलोन, ही इज सो ओल्ड, कुछ भी आप लगा लो। ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो के साथ आपको दैट वाले क्लॉज लिखे मिलेंगे, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसको कम प्रेफर करेंगे अपन, ठीक है। अब वेरी ये मैटर काउंटेबल होता है, मैटर मैटर्स, हाँ कि ना। तो जिसमें आर्टिकल नहीं आ रहा वो तो दोनों के दोनों वैसे ही गलत हो गए, हाँ कि ना। तो यहाँ पे सच एन इम्पोर्टेंट मैटर ये सही हो जाएगा। ये वाला ग्रामेटिकली चल जाएगा, लेकिन वही बात है सो के साथ तो दैट वाले क्लॉज आते हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना बेस्ट माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे प्रीवियस ईयर है, पेपर के अंदर आए तो आप भी भले ये लगा के चले आइएगा, लेकिन मुझे पता क्या लगता है ये पेपर में हो गई थी टाइपिंग एरर और उसके बाद से सबने ये चला दिया। पेपर में यहाँ पे द इंग्लिश आना चाहिए था, पेपर में यहाँ पे द इंग्लिश होता तब ये अपन मार्क करते। होता क्या यहाँ पे, ये बेसिकली कह रहा है कि इंग्लिश जो होती है दरवाजे खोल देती है वर्ल्ड की नॉलेज की। बात ठीक भी है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ इसलिए मैं आपको ये बात कह दूँ, ऐसी बात नहीं है। जितना भी वर्ल्ड का जो भी साइंटिफिक डेटा है, रिसर्च है, आपको ट्रांसलेशन मैक्सिमम उसकी इंग्लिश में हुई मिलेगी। किसी भी कंट्री में कोई भी बंदा रिसर्च करता, कुछ काम करता है, इंग्लिश में जरूर ट्रांसलेट हो जाती है वो चीज़। तो वर्ल्ड की जो नॉलेज है इंग्लिश दरवाजे खोल देती है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, इंग्लिश अपने आप में अगर सिंगल यूज हुआ हो तो प्रॉपर नाउन बन सकता है, लैंग्वेज का नाम बन सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। लेकिन ये पेपर का सवाल है, ये पेपर का सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हुआ क्या है कि द इंग्लिश होना चाहिए था, पेपर में हो गई टाइपिंग एरर। और द इंग्लिश को रिमूव करके अब कैसे द, ये वाला द इंग्लिश का तो मतलब अंग्रेज लोग हो जाएगा, ये वाला इंग्लिश का मतलब अंग्रेज धरती हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऐसा जिसका मीनिंग निकले अंग्रेजी भाषा, तो वो एक ही ऑप्शन बचता, द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर का बच्चे, फिर दोबारा वही टाइपिंग गलती हो जाए तो आप भी भले ये मार्क करके आ जाइएगा, लेकिन जो पीछे का कॉन्सेप्ट है मेरी नज़र में इंग्लिश में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो एरर मतलब नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, पेपर में आ जाए तो आप भी ये कर दीजिएगा। अब मेरी भी मजबूरी समझो बच्चे, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर में जो उन्होंने गलतियां कर रखी है मुझे भी वो भुगतनी पड़ती है, मुझे भी आपको कहना पड़ता है कि वही लगा के आ जाना, और मेरे पास कोई चारा नहीं, ठीक है। तो ये थी भाई अपनी, मुझे लगता है ख़त्म हो गई शायद, ये थी अपनी आर्टिकल चैप्टर की डाउट सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे डाउट्स जो आपके थे 99% क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक आधा चुटपुट बच जाएगा, उसको अपने आप मेहनत करके देख लेना, है ना। कोशिश बच्चे यही है, कोशिश बच्चे यही है कि चाहे भले ही पेड क्लासेस भी चलती हैं, सुबह फ्री बैच भी लॉन्च हो गया, सब कुछ लॉन्च हो गया, लेकिन इसके लिए भी मैं टाइम निकाल लूँ। आज फ्राइडे था, फ्राइडे सारी रात ये शूट में चली गई है। हो सकता है कि सुबह शायद इसकी वजह से मैं क्लास भी ना ले पाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है 2:30 से 3 शायद बज गए हैं, 2:19 हो गए।
तो कोशिश बच्चे ये कि अपनी तरफ से आपको अच्छा एक बुक दी जाए, और पहला एडिशन था तो छुटपुट गलतियां बच्चे रह जाती हैं, उनको मैं नेक्स्ट एडिशन में 5-6 महीने बाद ठीक कराऊंगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो बोर्ड पे लिख लिख के बता रहा हूँ ना यार। तो कोई भी जो आर्टिकल चैप्टर हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसकी वीडियो एक बार 2x स्पीड पे थोड़ा जल्दी से देख लिया करो, एक आध क्वेश्चन जो गलत है उनके अपने आंसर्स वगैरह चेंज कर लिया करो। ठीक है जी। तो अगर ये मेहनत अच्छी लगती है तो इस चैनल के बारे में दोस्तों को बता सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं, जो भी आपका रिव्यू है। अगर आपको डिजर्विंग लगे तो, ज़बरदस्ती नहीं है, आपको लगे कि हाँ अच्छा कंटेंट मिलता है इसके यहाँ पे, तो बता देना दोस्तों को। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।